जितना मैंने पीडीएफ दिया था उसको पढ़ना है। बुक है और दिव्या है वो सब भी पढ़ना है। हाँ मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन सा पहले, जैसे महाभोज है, ठीक है, महाभोज के अलावा आपको मैंने 2 बोला, गोदान, मैला आंचल और दिव्या, 4 ही उपन्यास है, चारों का चारों पढ़ने हैं। दिव्या को आप सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। मैंने बोला था कि दिव्या आप नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 आपको खत्म करना है, क्योंकि दिव्या का कहानी मैं पूरा बताऊंगा अलग कहेंगे, उसके बावजूद वो मैं बताऊंगा। वो हर बैच में इसलिए बताना जरूरी होता है कि दिव्या के शब्द कुछ बहुत कठिन है, तो इसलिए मैं उसको कहानी पहले बताऊंगा, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कहानी। बाकी 3 तो खत्म करिए, समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ बातों को टोटली मतलब टोटलिटी में बोलकर और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला चीज, हिंदी का जितना टाइम दिया था बुरा नहीं मानिएगा, टाइम ज्यादा खींच रहे थे आप लोग, उतना खींचना नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी का टाइम जितना दिया था उसके लिए मैंने आपको एक तय डेट दे दिया, 20 तारीख तक। क्या सुन पा रहे आप लोग? जो सब लेसन हो पहला ट्रेग प्लीज। अब दूसरा चीज कि अगर आप 20 तारीख तक जितना भी करके आते हैं, कम से कम पूरा उतना पढ़ के आ जाइए। क्या क्या पढ़ना है ऑलरेडी होमवर्क लिखवा दिया था, जो पीडीएफ उस दिन भेजा था जो 94 से आगे वाला था उपन्यास का, जिसमें ऑलरेडी ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास और सारा जिक्र था, वो पढ़े थे। हार्डली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वो पढ़ाया हुआ है कि उपन्यास का जन्म क्यों हुआ, मिडिल क्लास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर क्या है क्या नहीं। क्या सुन पा रहे हैं? जोर से बोलिए ना। तो प्लीज उसको एक बार आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने फिर बोला मेरा काम उसके बाद है कि सारे उपन्यासों का मैं पूरा समरी कहानी बकायदा मैं पूरे क्लास में आपको बताऊंगा, पूरा कहानी एकदम उसका जो है क्रक्स हर किसी को बताऊंगा, आपको भी बताऊंगा। तो वो चीज करके आप रखेंगे तो इजी रहेगा, नहीं तो मैं कहानी बता दूंगा कहानी ही रह जाएगा। क्योंकि गोदान के अंदर से क्वेश्चन आए क्या कि गोदान में होरी का कैरेक्टर, होरी ने भोला से क्या बोला था और उसके बारे में विवरण कीजिए, दोनों का चरित्र। अब मैं कहानी बताऊंगा तो पूरा कैरेक्टर कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं मैला आंचल का 256 चरित्र आपको बताऊंगा। उतना कॉमन सेंस तो आपको और हमको भी है कि हम उतना थोड़ी ना आपको बताएंगे कि हाँ 256 चरित्र बेटा लिखो, 256 चरित्र क्या है। वो तो सिर्फ आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और चरित्र आपसे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा सिंपल ये कि भोला का क्या भाव था, उससे बात करेंगे, बात खत्म। क्या क्लियर है? तो हम उसको साइड हटाकर 20 तारीख के बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाएगा, पहले बोल के जाओ जोर से, ऐसा लोग अरे जोर से बोलो ना। जिन लोग का हो जाएगा ठीक है, जिन लोग का नहीं हो वो भी ठीक है, इसलिए क्योंकि एक अटेम्प्ट के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि पहले कर लेते हैं। एक यूपीएससी का जर्नी ऐसा है कि एक अटेम्प्ट फेल हुए तो अगला बार नहीं है कि आपको प्री से मिल जाएगा कि चलिए एक बार आप पास कर गए तो अगला बार प्री आपको मान लिया जाएगा पास, फिर से प्री निकालना पड़ेगा, फिर से मेंस निकालना पड़ेगा, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो रिगरस प्रोसेस है। एक बार जाते हैं तो एक अटेम्प्ट नहीं जाता है, 1 साल जाता है और फिर से वो सारा मेहनत प्रोसेस जीरो से स्टार्ट होता है। समझ पा रहे हैं? तो कोशिश करिए कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो पूरा दम लगा के कि जितना निपटाना है ये ग्रेजुएशन तक, सेकंड थर्ड ईयर तक निपटा लेना है। कि फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या सुन रहे हैं? जो लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन पार हो गया है उनको एक तय टारगेट मान के चलना पड़ेगा कि 2024 में देना है, और 2024 में देने के लिए कम से कम 2023 के दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट करके अपने पास रख लें, और हमारा 2-3 बार रिवीजन हो गया। सुन पा रहे? इस तरीके का है, तब दीजिएगा। क्या आप लोग बोल रहेंगे? अच्छा एक दिन गैप हो तो लगा सुस्ती आ गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि सर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने कितना थीम बताया था जरा बताइए देखकर, क्योंकि मैंने कॉपी लाने के लिए भी बोला था, 5 बोला था, ठीक। कॉपी में देखकर भी बताइएगा तब भी ठीक है। ये पता चल रहा है कि आप रिवीजन कर लिए, पूरा दमादम रिवीजन किए कम से कम जाकर। अच्छा कितने लोग 2 महीने बाद फिजिकल ज्योग्राफी का कॉपी खोल रहे हैं कि अच्छा आज किन लोगों को ढूंढने में 20-30 मिनट, आधा घंटा या 4 घंटा लगा है, कहाँ गया रे कहाँ गया, बहुत लोगों को लगा होगा। और इसीलिए मैं एक टॉपिक को एक जगह पे छोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी अभी स्टार्ट किया, अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा? फिजिकल व छूटल बारे, रिवीजन नहीं हुआ है, फिर कॉपी ढूंढेंगे, और एक बार वो खत्म हो गया रहता, आई कैन गारंटी वो खत्म पड़ा हुआ रहता अभी। समझ पा रहे हैं? मैं बहुत सफर किया इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं बार बोलता हूँ। मैं तो 12th से मैं बोला मेरा क्लास मैं बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दिया। 12th में मेरे पास जितने सारे बुक्स आए और जो भी चीज़ सारी थी, मुझे समझ में आ गया था कि जितना गलती करना है इधर ही गलती कर ले, ताकि लास्ट तक दिमाग खराब ना हो और सारा सीक्वेंस सारा सोर्स अपने पास आ जाए। एक बार जो मैं पढ़ के आर्टिकल जो छोड़ा था 2014 में, उस पर डायरेक्ट मैं उठाया 2018 में। तो आप आइडिया लगा लीजिएगा कि चीज़ें कंप्लीट एक बार करके छोड़ दीजिएगा तो दोबारा नहीं हो, इसीलिए जाकर थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि दिमाग में बना रहे बाकी है वो, और उसको रिवीजन करना है। सुन पा रहे? तो फ्रेश हेडिंग डालिए क्लाइमेटोलॉजी।
और मैंने थीम बोला था टोटल 5 थीम। सब लोग अपना नाम बताएंगे थीम का। पहला थीम बेसिक्स। तो बेसिक्स में आपको पता है कि जितना सारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है सारे कुछ डिफरेंस। इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा बड़ा होगा कि पोलर डायमीटर? रिवीजन में नहीं किए क्या आप लोग? लॉन्गिट्यूड का लेंथ कितना है? लॉन्गिट्यूड का लेंथ मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर का लेंथ कितना है? 12,756 का। तो मैं जब बोल दिया था कि फिजिकल ज्योग्राफी लेके आना, अच्छा आज मैंने मैसेज किया था, आप लोग सोचोगे सर 8 बजे अब थे, हम लोग इतना थोड़ी ना तेज है कि हम आके और रिवीजन करके चले। अरे आप पलट भी लेते ना तब भी आपके दिमाग में आ जाएगा। आप यहाँ जितना देर थे ना खाली पलट लो ना तब दिमाग में आ जाएगा। इतनी बार बोला हूँ मैं, इतनी बार पढ़ाया हूँ ना कि वो सब कुछ दिमाग में है। आपके सामने आएगा तो आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि आप पढ़े हुए नहीं। किसी को अगर पलटने में भी कष्ट है तो भाई बहन को बोल दो कि हम बहन सो रहे हैं तो बस खाली पलट दियो। और इतना लेजीनेस अगर है तो समझ पा रहे हैं? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में। पहला इसमें थीम 1 बेसिक्स था। थीम 2 बोलिए अर्थ इंटीरियर। गुड। थीम 3 रॉ मटेरियल्स रॉक्स। गुड। 4th क्लाइमेटोलॉजी, यही मैं बोल रहा हूँ। और 5th में क्या है? 6th में ओशिनोलॉजी के अंदर आ जाएगा। और मैंने बोला था कि ज्योग्राफी जब भी याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जितना चीज बोलता हूँ अगर मानेंगे तो आपका काम होगा, दिमाग ज्यादा लगाइए काम नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा, ध्यान से समझिए। ओशिनोलॉजी को हम साइड रख दें और सिर्फ बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो जो आदमी, फिर बोल रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, फिर से सुन लेना मेरा बात, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ, ना तो एक्साइटेड ना ओवर कॉन्फिडेंट। जो फिजिकल ज्योग्राफी ठीक से नहीं पढ़ा है वो आईएएस कभी नहीं बन पाएगा। फिर से बोल देना वंस मोर, जो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है उसका हर सब्जेक्ट में वो खामियाजा भुगतेगा। कारण साइंस में उसको प्रॉब्लम होगा, फिर से कारण उसको इंडियन ज्योग्राफी में जाएगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम शुरू, इन्वायरमेंट में फिर उसको गलतियाँ हमेशा होगा, और जिसके कारण आप हमेशा सीधा बाहर हो जाएंगे। इसीलिए सबको पढ़ने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक्स है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप नहीं पढ़े तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। पहले यहाँ तक क्लियर है? तो सर हम कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? थीम 4। हम थीम 3 तक कर चुके हैं। आज कौन सा थीम स्टार्ट हो रहा है? थीम 4। क्या सुन पा रहे हैं? अब एक बार और थीम 4 स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं पूछ ले रहा हूँ, अपनी अपने फिजिकल ज्योग्राफी कॉपी कृपया करके निकालिए और पहले का 4 पेज जल्दी से तेजी में पलटिए जो लोग लाए हैं, क्योंकि मैंने मैसेज किया था लाने के लिए। जल्दी से फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आगे नंबर कॉपी कितने लोग लाए हो? हाथ खड़े करना जरा। अच्छा भारी लग रहा होगा, मे भी हो सकता है कहीं, मतलब आप लोग सोचते कि सर का काम है बोलना, मेरा काम है सुनना, ऐसा क्या? तो सोचते नहीं है आप लोग, पर आप लोग फील करा देते हैं कि हाँ सर आप बोलते रहिए, हमको जो मन हम करते रहेंगे, हम मन मर्जी हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उस तरीके का बात हालत रखिएगा, सिचुएशन दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है? अजी आ गया जी। तो इसीलिए थोड़ा सा ना निकालिए जल्दी। पहला देखिए जरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इस बैग को हटा के रख भाई। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का जरा डिफरेंस देखिए तेजी में। लैटिट्यूड कितना था, लैटिट्यूडनल लाइन कितना था, लॉन्गिट्यूड कितना था, लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितना था। बस क्विक 2 मिनट, तब हम इस पे आएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे तेजी में। और एक और बात, हिंदी का पीडीएफ जो मैंने लास्ट क्लास में भेजा था कितना लोग पढ़ लिए हैं? उपन्यास खंड वाला पढ़ लिए हैं पक्का ना? ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए तभी आगे कुछ स्टार्ट होगा। कॉपी कर लाएंगे। कितने लोग नहीं लाए हाथ खड़े करिए। नहीं लाए वो लोग, जो नहीं लाए वो लोग हाथ खड़े करिए। फिजिकल ज्योग्राफी की कॉपी जो लोग नहीं लाए, पूरा अरे पूरा हाथ खड़े, सर मत के, अब ज्यादा बेटर लगेगा। समझ पा रहे? अब इसके बाद से यही काम करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं ना कितने लोग लाए हैं, तो जो नहीं लाए उनको टेंशन रहता है, नीचे रहता है। जब वो नहीं लाए हाथ खड़े करो, तो ये थोड़ा सा ना जरूरी है आप लोग के लिए। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था सिंपल लेके आने के लिए, मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था कि मुझे चेक करना है या मुझे कुछ करना है, मैंने सिंपल लिखा था लेकर आ जाइएगा। और मैं बोला हूँ जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ 1-1.5 साल तक सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लेना, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यही तो लोग नहीं कर पाते हैं।
सिंपल जो बोल रहा हूँ वो कर लो, सिंपल जो बोल रहा हूँ सुन लो, बस आराम से काम कर लो 1-1.5 साल तक, 2 साल तक। उसके बाद आपको ना किसी की सुनने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना मेरी भी सुनने की जरूरत उसके बाद में, तब तक आप आयत बन जाए। सिंपल एक छोटा चीज फॉलो करते जाइए, बस बात खत्म। आपके लिए तो परोस के बनाया जा रहा है तो ठीक है, वो भी कम। आपको नहीं पता है फिर बता दें, प्लानिंग बनाने के लिए लगभग लोग 45,000 रुपये लेता है प्लानिंग बनाने के लिए। दिल्ली में एक सिस्टम चलता है, जैसे मैं काफी कंफ्यूज हो गया था लास्ट टाइम पे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 2 मिनट, कंफ्यूज हो गया था तो मेरे को सर ने बोला कि तुम जाओ, एक सर है फलना सर, नाम भी है उनका, और ये मेंटोर की तरह काम करते हैं। ये मेंटोर का क्या काम है कि आप बताएंगे कि बेटा तुमको ना से 8 बजे के पढ़ना है, आपको ये बताएंगे बेटा तुमको पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, बेटा तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं, बेटा तुमने हिंदी पढ़ लो। अब ये जो अगर किसी को जरूरत पड़ गया, आप सोचिए वो कितना उसका बुद्धि नीचे चला गया कि आपको कोई ये बताना पड़ रहा है कि बेटा 8 से 10 तुम कुछ और नहीं पढ़ोगे, सिर्फ हिंदी। 10 से 12 बेटा तुम माँ कसम अगर सो गए तो जान ले लेंगे। अगर इस टाइप का मेंटर अगर आपको जरूरत पड़ रहा है, सर 45,000 रुपया लेता है और आपको पूरा रूटीन बना कर देगा। कैसे, इतना टाइम कैसे पढ़ना है, ये तो आपका काम है। अगर इस काम के लिए भी अगर आप किसी दूसरे पर निर्भर हो गए, आपको देखना है कि यार मैं सुबह अच्छा फील कर रहा हूँ कि नहीं। आपको लगेगा कि कोई सो के उठने के बाद एनर्जी ज्यादा है तो उस समय पढ़ना है। मुझे हमेशा फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड क्लियर बात था कि सो के उठने के बाद मेरे बॉडी की एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, और वो लगभग हर किसी की होती है। और मुझे सो के उठने के बाद किताब पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं 2 पेज तो पढ़ ही लूंगा सो के उठने के बाद, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ है। अब विराट कोहली का स्ट्रेंथ कवर ड्राइव है, तो कवर ड्राइव को हमेशा प्रैक्टिस करेगा चाहे जो हो जाए, वही स्ट्रेंथ आपको पकड़ना है। ये छोटी छोटी ना 1-1 घंटे, आधा घंटे तब टाइम निकलता है। कोई लॉयर है जो IAS बन गया, यंग है बिल्कुल अभी, अब लॉयर अगर IAS बन गया तो सोचिए लॉयर पे कितना प्रेशर रहता है, और उसके बावजूद तो क्या बोला, मैं आधा घंटा 15 मिनट बचा के पढ़ा हूँ। 15 मिनट क्या टाइम मिलेगा उसको, इतना बर्डन रहता है। सही वकीलों को देखो करते हो 10 रुपये में इन्होंने हो जाता है। और लॉयर के बीच में, एडवोकेट के बीच में सारा डिफरेंस बताया हुआ हूँ मैं, पॉलिटिक्स A to Z। तो सर कहने का क्या आप लोग को बोर हो रहा है क्या? सर आपको ना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग घर जाके ना उसके बाद सुस्त हो जाते हैं। यहाँ बैटरी चार्ज करता है 100%, घर जाते जाते यहाँ रास्ते में थोड़ा 15% डाउन हो गए, घर जाते जाते खाना खाया, उसके बाद जैसे टीवी का आवाज सुनाई दिया सीधा बैटरी आता है एकदम 40%, और 40% में मोटिवेशन बचा रहता है कि पढ़ना है। उसके बाद मोटिवेशन कब कम हो जाता है, जब पापा बोलेंगे बेटा शादी में चले। अब जितना जो बचा खुचा है इधर गया, अब एक्साइटमेंट आ गया, कब पापा? 3 दिन बाद, पापा कपड़ा नहीं है, अरे बेटी पे भी ला दो। कुछ लोग तो 2 महीने पहले से प्लान बनते हैं, फलना के शादी हुआ मई में चले गए, कार्ड आयल हुआ, पहले ही से प्लानिंग बना ली। ये दर्शाता है कि आप काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रेसफुल आदमी है, कि आप एकदम टिके रहते हैं। पढ़ाई में भी टिके लो। हर दिन आपको इसलिए बोलना पड़ता है कि सर जब आप सो के उठें तो आप किताब अपने पास रखिए, कोई भी किताब। मैं कहीं भी रहूँ, जहाँ भी रहूँ, आप मुझे कभी भी आजमा के देख लेना, मैं आप मुझे कभी भी बुला लो कहीं पे भी। मेरे साथ एक चीज़ हमेशा होगा, अगर मैं कहीं पे अगर रुक गया हूँ और सो के उठना है तो मेरे पास प्लान रेडी होगा कि मुझे क्या करना है। इसीलिए मेरे फ़ोन में पूरा PDF ही एडजस्टेड है, मेरी सारी नोट्स, सारी चीज़ें। और कुछ नहीं भी ले गया तो फ़ोन मेरा जिंदाबाद है, और अधिकतर टाइम फ़ोन पे पढ़ता हूँ। तो लॉजिकली कहने का मतलब है कि आपको उस तरह से प्लान करना पड़ेगा, सीरियसनेस आपको लाना पड़ेगा, बात खत्म। और आप लोग सब सीरियस हो, बस खाली इधर उधर स्कैटर्ड हो जाए। याद रखो जितना अभी मजा आ रहा है ना, सब मजा जीवन भर मिलता रहेगा जो अभी मिल रहा है आपको, लेकिन आपको अफसोस जीवन भर रहेगा कि काश 1 साल दिए रहते ना तो IAS बन गए रहते। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम आते हैं वापस से लास्ट टाइम, प्लीज हिंदी का कर लीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला 2-3 पेज बोला उसको कर लेना है। और तीसरी बात, हर दिन इतना आपको पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि हर दिन आप इससे भी ज्यादा पढ़ गए, ठीक है ना? चलिए, तो सर ज्योग्राफी में टोटल थीम था 5, हम लोग थीम 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम थीम 4 स्टार्ट कर रहे हैं, और थीम 4 का नाम है क्लाइमेटोलॉजी। और मैं आज इसको थोड़ा ही बताऊंगा, इसलिए नहीं क्योंकि हम नहीं बताना चाहते, बल्कि इसलिए कि हम चाहते हैं कि आज आप जाएं तो स्वतः एक बार पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का कॉपी जहां रखे हैं ढूंढ ढांड के निकाल के थोड़ा सा पलट के आ जाइए, हो जाएगा ना? तो होमवर्क पहले लिख लीजिए, फिर क्लास चलेगा। लिख लीजिए CW बाद में, HW पहले लिखना है, डेट के साथ लिखिएगा। और पता है क्यों? क्योंकि जब पढ़ते तो आपको क्या है, वो थोड़ा सा लाज जाए, लज्जा, थोड़ा सा सर
चलिए लिखिए, थीम 1 पूरा पढ़ना है, होमवर्क में लिखिए थीम 1 पूरा पढ़ना है, लिख लिए। थीम 2 पूरा पढ़ना है, हो गया। थीम 1 थीम 2 जो लोग पढ़ लिए, लोग नहीं पढ़े हैं लोड नहीं लेना। थीम 1 थीम 2 पूरा पढ़ना है। ये वो बच गया कौन, थीम 3। अच्छा उसको छोड़ देते हैं, तो 2 थीम रिवाइज कर लीजिएगा, और हम 2 बोले हैं तो कोशिश करिएगा तीसरा भी कर लें, तो क्या दिक्कत है, चौथे में आप मजा आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, तो मतलब बस यही होमवर्क है, ज्यादा नहीं है, बाकी छोड़ दिए, इतना ही रहने दीजिए। अब हम आते हैं थीम 4 पे, ठीक है। अरे ठीक है ना, तो कसम खाते हैं कि तीनों रिवाइज करके, अगर जरूरत बनी तो आप अपने क्या घर पे जाकर आपने एक नया रूटीन सोच रहे थे, पापा मम्मी साथ में रहेंगे, पापा हम कसम खाते हैं हमें कंप्लीट करेंगे क्लाइमेट। पापा बोलेंगे भाई ये आप समझ रहे हो, पीछे पीछे, इसलिए कि उनको पता है कि बेटा बेटी क्या करेगा। प्लीज ध्यान रखिए, कुछ हार्ड, जब आपको नहीं कुछ हो तो कुछ हार्ड डिसीजन लीजिए, कुछ हार्ड, एकदम हार्ड डिसीजन लीजिए। जैसे मेरे को पढ़ने का मन नहीं पड़ता है सप्ताह के अंतिम दिन, मैं बहुत पहले से जानता हूँ अपने आप को, मैं पूरा अपना स्ट्रेंथ वीकनेस जानता हूँ, तो मुझे ना 28 से 1 के बीच में पता नहीं क्यों बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। मन करेगा क्या, सिर्फ एक ही चीज कि कुछ खूब लिखूं या कोई मूवी देखूं या घूम लूं, यही मन करेगा। ये 28 से, तो हम क्या है पहले अपने डायरी में लिखे हुए हैं, मेरा स्ट्रेंथ अलग लिखा हुआ, वीकनेस अलग लिखा हुआ। हम जैसे देखते हैं वीकनेस आने वाला, जैसे आज 16, 17, 18 तारीख हो गई, वीकनेस का टाइम आने वाला है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, उसी समय हम कुछ प्रोग्राम अपना सेट ऐसे कर लेंगे ताकि मेरा टाइम यूटिलाइज वहाँ हो जाए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जैसे क्या, सबसे नंबर 1 ये काम करेंगे कि सर हम किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जो सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई का बात करता है, समझ पा रहे हो, ताकि उसको भी लगे हमारा लगे आवले, अरे रिलेटिव का, जैसे मेरी बुआ जी है, मतलब तो सी ए टीचर, तो अगर वो टीचर है तो उनका थोड़ा सा पढ़ाई में सीरियसनेस है, उनको पीजी और पीएचडी वगैरह करवाना, तो मैं ही उनको ये सब गाइड कर रहा हूँ, उनके पास चल जाता हूँ। तो उनके पास फायदा क्या होता है, वो सब असाइनमेंट और लिख रही होती है, मैं लिख देता हूँ, वो भी बोलेंगे कितना हेल्पफुल है, मैं बोलेंगे ना, मतलब मजाक थोड़ी ना, बोल करेंगे मेरा कितना अच्छा भतीजा है, देखो मेरा लिख देता है। और उनको क्या पता है कि मेरा 28 से 31 टाइम वेस्ट होता है, उससे बढ़िया है कि किसी के काम में आ जाए, अरे है ना, तो फिल्म देखता उससे बड़ी इधर काम करना, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा डायरी। और कल आप लोग एक बार अपना लाइएगा, तो मैंने आपको बहुत सारा काम इतना बोल दिया है कि छोटे छोटे काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। स्ट्रेंथ वीकनेस लिखिए अपना अपना, और इसीलिए थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए इतना सारा समझाने का बस एक ही पर्पस से बार बार बोलता हूँ कि हम बहुत चाहते हैं कि आपका हो, क्योंकि आप में डिजर्विंग कैपेसिटी है पहले से, और हमको लग जाएगा जिस दिन कि आप में नहीं है उस दिन से बोलना बंद, इसीलिए समझा रहा हूँ, बाकी उसके बाद नहीं। चलिए आते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी थीम 4 होमवर्क क्लियर है? अरे जोर से बोलो ना, एक बार सभी लोग जोर से प्लीज बोलो, मेरे को भी दाम आया, मेरा अभी तबियत ठीक नहीं हुआ है, हम बस चिल्ला रहे हैं, बोलो जोर से, या तो नो ठीक। अब आते हैं थीम 4 पे, क्लाइमेटोलॉजी हेडिंग डालिए सभी लोग, और क्लाइमेटोलॉजी के बाद सबसे पहला प्रोसेस मैं बता देता हूँ, अब रेडी रहिएगा, पूरा कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, 15-20 मिनट पूरा एकदम कंटिन्यू जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है खुद से। तो सर पहले सुनिएगा प्लीज, लिखने का टेंशन मत लीजिएगा, पहले सुनिएगा। देखो ज्योग्राफी में 3 चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या? सबसे पहला एयर, वाटर, अरे है ना, यही ना, ये 2 चीज है, इसके अलावा तीसरा, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म्स में फिर अगर तोड़े, तो सर हम लैंड को मान लीजिए कर सकते हैं अर्थ से, तो अर्थ इंटीरियर, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये बता चुका हूँ, स्टीनोस्फीयर, ये सब चीज आ गया। अब देखिए दूसरा, अब आते हैं वाटर। वाटर का सीधा संबंध ओशिनोलॉजी से, जो कि कौन सा थीम है हमारा 5। अब आते हैं उसके बाद 5 है, उसके बाद है एयर, और एयर को हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, मतलब हम एक समझने के लिए, तो 3 ही चीज है पूरे फिजिकल ज्योग्राफी में, सिंपल, एक जमीन हो गया, हवा हो गया और पानी हो गया। जमीन अपन खत्म कर चुके हैं रॉक तक, उसके बाद हमको बचा है क्या, हवा, और दूसरा क्या बचा है, पानी। यही एटमॉस्फेयर को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, क्लाइमेटोलॉजी से। हम इसलिए बोल रहे हैं आपको तोड़ के, ताकि आपको दिमाग में रहे कि बस 3 ही चीज पढ़ना, और वाकई में ये 3 ही चीज पढ़ना है, जिसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है सर, 2 चीज वर्ड है जो आप सुनते हैं बार बार, एक वर्ड है वेदर, सुनते हैं ना, जो गांव के लैंग्वेज में कहते हैं कि आज के लेदर खराब था, तो बहुत लोग समझ में नहीं आता है। और दूसरा क्या है, क्लाइमेट, एक है वेदर, दूसरा क्या है, क्लाइमेट। अब आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, वेदर और क्लाइमेट में एक मोटा मोटी अंतर क्या है, वेदर तो साल में हमेशा बदलते रहता है, क्लाइमेट एक लंबा समय के बाद। हाँ, तो मतलब आपको दिमाग रखना है कि देखो वेदर क्या है,
वो टेम्पररी चेंज है, सडन चेंज है, कभी भी हो सकता है, डे बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करें तो हम क्लाइमेट का लंबा, बस ये सोच के कि लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं कि पिछले से बोलते नहीं कि पिछले 2020 से लेकर 22 तक जो एनुअल रेनफॉल हुआ, जो बारिश हुआ, वो मान लो 20 सेंटीमीटर हुआ या 40 सेंटीमीटर हुआ, तो हम ये बात एक दिन का कर रहे हैं या फिर साल भर का कर रहे हैं, साल या उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो क्लाइमेट हमेशा ध्यान में रखिएगा लॉन्ग टर्म में। और एक और बात, फिजिकल ज्योग्राफी में वेदर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट इज इम्पॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी में इसीलिए जब आप बोलेगा सर आप तो बोले थे कि जून से सितंबर के बीच में बारिश होगा, मान लो हम बोल दिए, अभी मतलब होता ही नहीं होता, अभी हम उसके बेसिस पर नहीं जा रहे हैं। जून से सितंबर में बारिश होता है, मैंने बोल दिया, और आप बोलेगा सर आज कहाँ बारिश हुआ, तो वेदर पे नहीं देखना है आपको, आपको कहाँ देखना है, क्लाइमेटोलॉजी। मतलब किसी पर की अगर इससे 6 महीने के अंतर में वो हुआ कि नहीं हुआ और वो कितना हुआ वो मैटर करता है, ना कि हर दिन हुआ कि नहीं हुआ। क्या क्लियर है? तो सर हम पूरा फोकस क्लाइमेटोलॉजी पे किस पे करेंगे, क्लाइमेट पे कि वेदर पे? जो से बोलो ना, क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट पे हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे, और क्लाइमेट से ही आया है शब्द क्लाइमेटोलॉजी। जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी शब्द आता है। तो द स्टडी ऑफ क्लाइमेट कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। तो पहला लिखिए क्लाइमेटोलॉजी, तेजी में लिखिए क्लाइमेटोलॉजी, और एक तरफ लिखिएगा वेदर, और हाथ तेजी में बढ़ने चाहिए आपके। एक तरफ क्लाइमेटोलॉजी, दूसरी तरफ वेदर। बस एक एक चीज, छोटा छोटा चीज खाली लिख लीजिए। वेदर में लिखिए डेली चेंजेस, बस समझने के लिए डेली चेंजेस, जो हर दिन प्रतिदिन जिसमें मौसम में जो चेंज आ रहा है वो है वेदर। डेली चेंजेस, डेली का स्पेलिंग लीजिएगा ना, ठीक, कॉमा करके लिखिए डेली चेंजेस के बाद। शॉर्ट टर्म चेंजेस, ये सब शब्द आते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग को याद है मैंने कुछ शब्द लिखवाया था कि इस टाइप का शब्द हो, सीसेट में करवाया था मैंने, तो कहाँ एलसीएम निकालना है और कहाँ एचसीएफ निकालना है, मैंने बोला था आपको, लिस्ट सब वर्ड। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे दिमाग रखना है वेदर। ईमानदारी से बोलिए, आप लोग सब जगह हुए हैं, अलर्ट रहिएगा। तो सर मैंने पहला टर्म बोला है आपको वेदर, शॉर्ट टर्म या फिर क्या डेली बेसिस पे जो चेंज। क्लियर है यहाँ तक? वेदर सॉरी और क्लाइमेट में लिखिए लॉन्ग टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस हो गया, कॉमा, ईयरली बेसिस, सालाना बेसिस, हो गया। मजा आएगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के, बाय गॉड बोल रहा हूँ, मतलब बाय गॉड कसम मजा आएगा। समझ पा रहे हैं? थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला बात, मॉनसून सुने होंगे आप लोग, ठीक, बहुत बढ़िया। बारिश भी सुनने की होगी। मॉनसून कुछ खास वक्त में ही क्यों आता है, और वो भी इंडिया में ही क्यों आता है, किसी और कंट्री में क्यों नहीं आता, उसके भी बहुत सारे कारण होंगे जो अपन पढ़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है आप मुझे बताइए, हम बारिश कम पढ़ते हैं, मॉनसून ज्यादा पढ़ते हैं। मॉनसून का हर किसी को इंतजार रहता है। बारिश तो डेली बेसिस, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, डेली बेसिस पे बारिश कभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मॉनसून को हम रीड करते हैं और हमारे सिलेबस में मॉनसून बहुत बड़ा है। तो कहने का लॉजिक क्या है, मॉनसून क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि वो वेदर से रिलेटेड है या क्लाइमेट से? क्लाइमेट से, क्योंकि वो एक साल भर के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे आएगा ही आएगा, और इसलिए हम उसको पढ़ते हैं कि एक खास जगह पे एक खास टाइम पे ही क्यों आता है। जबकि बारिश किसी भी समय कहीं पे भी कुछ भी लॉजिक लगा लीजिए, कभी भी हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पर, है ना? इसलिए मानसून पढ़ना होता है। मानसून में आपको बताऊंगा कि सर हिमालय का कितना बड़ा रोल है, और इंडिया में ही क्यों मानसून आता है, और मानसून अगर नहीं आता तो इंडिया का हालत क्या होता, ये हमेशा क्वेश्चन मेंस में आपको मिलेगा। और एक सिलेबस कहाँ का, इंडियन ज्योग्राफी का है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े रहिएगा। अब बहुत जन क्या बोलते हैं, जानते हैं, गधा जो होता है। अब तो नहीं, आप समझदार पाए जाते हैं लोग। पहले कुछ लोग थे तो बोले पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, बीपीएससी वही पूछता है। अब गधे का हम क्या बताएं कि उसको समझने के लिए उसको ये फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पता है कि विंड का मूवमेंट कैसा है, अर्थ इंटीरियर कैसा है, तब तक उसको इंडियन ज्योग्राफी समझ में ही नहीं आएगा। और इंडियन ज्योग्राफी इतना बार चिल्लाया लोग कि बीपीएससी ने उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा। अब सारा गोरा रट के गया था इस बार से चेंज हुआ पैटर्न, सारा गोरा रट के गया था, पूरा लूसेंट रट लिया था, इंडियन ज्योग्राफी रट के। एक वो क्वेश्चन है, लूसेंट वाला रो रहा है भगवान सामने वाला देख के, अब वो जाना चाह रहा है, लेकिन नियम क्या है कि भैया 2 घंटे जितना देर का एग्जाम उससे पहले निकलिएगा नहीं। अभी करे तो करेगा,
कुछ और भी तो नहीं है लिख सकता है, अब ऐसा खाली देखेगा दूसरा तरफ। और इसीलिए ये सबसे बड़ा चेंज हुआ। उसके बाद से अब देखिए टीचर लोग में भी कर दिया एग्जाम देना होगा। अब जो बीएड सीटेट फलना दिलना जो भी टीचर हैं उन्होंने भी कर दिया, बेटा पास करो नहीं तो भैया जो मिल रहा है सो चुपचाप मिलेगा। जो नियोजित शिक्षक है उनको भी एग्जाम पास करना है, तभी उनको सारा फंक्शन सारा सुविधा मिलेगा जो एक सरकारी टीचर को मिलता है। तो सर माहौल क्या हो रहा है, माहौल ये अब देखो वो भी कौन एग्जाम लेगा, बीपीएससी। बुझा रहा है? आप मुझे बताइए कितना शिक्षक लोग बीपीएससी निकाल लेगा, ईमानदारी से बताइए आप हमको जो सरकारी वाले हैं। रात को नींद नहीं है, रात को भालू पकड़ रहा है उनको, आप समझ पा रहे हैं? नींद नहीं है धीरे धीरे। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ उसने क्यों बीपीएससी को ही किया, क्योंकि वो चाहता है उतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए होना चाहिए, उतना एक टीचर के पास भी हो। उसको इंडियन ज्योग्राफी आइडिया होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसको साइंस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो चाहता है, वो आपका टेस्ट नहीं कर रहा, वो बस चाहता है कि भाई तुम इतना पढ़ लो ना यार। आप समझ पा रहे हैं? आप लॉजिक सोचो, यूपीएससी क्यों नहीं दिया? उसके बाद तो हमको लग रहा है कि अधिकतर लोग प्रांत त्याग देते जो हैं वो लोग, अगर यूपीएससी दे देता तो। लेकिन सर गेम है, समझो बीपीएससी ने इसी बार पैटर्न चेंज किया है, उसने अपना पैटर्न कर लिया यूपीएससी पे। अगर नियोजित शिक्षक वाला चाहता तो इतना दिन से डिले था तो लगभग 6 महीना पहले भी तो निकाल ही सकता था ना, बोल देता कि बीपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन बीपीएससी के पैटर्न चेंज के बाद ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी के पैटर्न पे ही पेपर लेगा। अरे कुछ बुझा रहा है? और ये होता है गैम्बलिंग, और ये होता है सही, और ये जेन्युइन बात है, इसमें अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा पैमाना है। बाकी जो जो एग्जाम नहीं निकालेगा उनको जो सैलरी मिल रहा है मिलेगा, बात खत्म, उनकी सैलरी रोकी नहीं जाएगी। बस वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी जो एक सरकारी टीचर को मिलता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल आप सोचिए, आप टीचर लोग को ही बोलिएगा मेरे से कंसर्न करेंगे एक बार, क्योंकि ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको पूरे दिल से वो सब जो पढ़े वो भी जानते हैं, मैं बार बोलने की जरूरत नहीं। मेरा कोर्स एक बार आप कर लो और दुनिया का जितना एग्जाम है आंख बंद करके आप फॉर्म डालो, मेरा नोट्स रिवीजन करते रहो, फॉर्म डालते रहो। आई कैन गारंटी यू कोई माई का लाल आपको नहीं रोकेगा आपके रिजल्ट देने। बस 2-1.5 साल मेरे साथ मतलब मेरे क्लास को सुना हुआ होना चाहिए। सुन रहे हैं? काम आपका आसान हो जाएगा। अब आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। बीपीएससी के एग्जाम का फॉर्म इस पर जो भी लोग देंगे, एक हिदायत है उनके लिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, जितना अभी सब्जेक्ट अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी से, ये सब सब्जेक्ट मतलब एकदम दिमाग से पहले मतलब बैठा लीजिएगा, इसलिए क्योंकि इस बार का पैटर्न पूरा आने वाला है हुबहू। यूपीएससी का 28 मई को प्रीलिम्स का पेपर है यूपीएससी का, और सितंबर या अक्टूबर नवंबर तक बीपीएससी का पेपर होगा। आप जाकर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इसीलिए अभी जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ध्यान से पकड़ के रखिएगा। क्लाइमेटोलॉजी में मैंने पहला वर्ड बोला आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए, अब अकेले हेडिंग डालिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन क्या क्या है एटमॉस्फेयर में, क्या है? वायु है, कणु है, गधा है, क्या है? सारा कुछ देखेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है? अब आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो सर ऑक्सीजन 21% पढ़े है ना जी? आपकी गैसों पेपर में नहीं था मतलब ये वाला तो आप पढ़ किए कम से कम। चलिए इसी बात पे आते हैं, नाइट्रोजन। जल्दी बताइए, अब ये नहीं बताइएगा तो काम कैसे चलेगा? लगभग 78 से 80%। ठीक, लेकिन आमतौर पे 55 से 78 दिमाग में चिपका हुआ है। ऑक्सीजन बताइए, कहने की बात ही नहीं है 21, जबकि ये रफ आइडिया है, इसके अलावा कुछ बताओ। आप उसको जानते क्या बोलते? अदर गैसेज, सीधा उस अदर गैसेज जितना है उसी में आ जाएगा। लेकिन हमारे यूपीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो पहला लिखिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में फर्स्ट ऐसे ही नहीं रहेगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, छोटा चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए ऑर्गन, ARGON, वो वाला मत लिख दीजिएगा, ऑर्गन मत लिख दीजिएगा, इसको बोलते हो आर्गन बोलते हैं। AR, अच्छा आर्गन का एटॉमिक नंबर मैंने लिखवाया है, ये सबको लिखवाया है 18 ना, लिखवाया कि नहीं लिखवाया है? 1 से 20 तक लिखवाया था, और मैंने अच्छा आपको मैंने एक बार करवाया था, मुझे जहाँ तक ध्यान में है। कितने तो करवाया, हाथ खड़े करना, 1 2 3, अच्छा ठीक है। तो सुन लो,
पहले से पढ़े होंगे ना। फिर तभी तो बताओगे ना, तो ये याद कैसे नहीं है मतलब, लेकिन चलो करवा दूंगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 18। आर्गन का परसेंटेज कुछ भी जितना लिख रहा है उतना ही लिखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए पहला 0.93%, 0.93%। ऑर्गन का कितना लिखे? 0.93। एक लिखे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036। इन सबको ना एक खाली ब्रैकेट में ऐसे खींच लीजिए, कारण बताता हूँ बस। तो नाइट्रोजन कितना लिखे? 78%। बोलिए जरा ऑक्सीजन 29%। ठीक, उसके बाद आर्गन 0.93%, 0.93। और इसमें बोला हूँ 0.036। समझ पा रहे हैं? दोनों में फर्क पता है ना आपको? पता ही होगा, ठीक। सर इसका प्रतिशत ज्यादा है, किसका ज्यादा है? आर्गन का ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 है इसलिए। 9 है इसलिए। अगर ये 0 पॉइंट के बाद एक और 0 है, उसके बाद 36 है, ये आपको बस इतना थोड़ा सा दिमाग में फिर से बोलो रखना इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछता है, इसलिए मुझे आपको बार बार थोड़ा सा घुमा फिरा के काम कराना है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा ऐसे 0.36% भी रहेगा, उसके बाद 0.3600 करके भी दे देगा। तो डेसिमल के बाद आपको पता है कि 0 का वैल्यू होता नहीं है, जितना भी दे दो उससे कोई मतलब नहीं। सुन पा रहे हो? और आपको बस बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद ये भी नियम है, अगर मैंने लिखा 20.95% ऑक्सीजन का मान लो लिख दिया, तो मैंने सही लिखा गलत लिखा? लगभग सही है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद जो नंबर 9 है, अगर 5 से ज्यादा होता है तो उसके पहले वाला क्या है? बढ़ जाता है, एक वैल्यू बढ़ जाएगा उसका, तो है तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना? तो सर ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन को कंफ्यूज आपको किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चारों के बाद एक और पॉइंट लिखिए। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को रॉक में कुछ मटेरियल्स और आयरन का परसेंटेज लिखवाया था, और किसको ध्यान में हो तो कि Fe का कितना परसेंट है। मैंने बोला था टोटल आयरन मतलब पूरे जो पाए जाते हैं, और कुछ पर्टिकुलर रीजन में उसके लिए भी मैंने बताया था। आप जाकर टेबल इसलिए थीम 1 थीम 2 बढ़िया से देख के आइएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। और वहीं पे होमवर्क लिखिएगा, पहले लिखिए यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल। बहुत बेसिक्स है, नाइट्रोजन इस्तेमाल आप लोग बताइए, तेजी में बताते जाइए। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रहिए ना, लग रहा है मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही होगी इससे, लेकिन आप अलर्ट रहिए थोड़ा, हम भी सुधारेंगे अपने आप को थोड़ा सा। मैंने बोला नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्या क्या होता है, जिसको पता है वो हाथ खड़े करो, ठीक। और याद रखिएगा अगर गलती और उल्टा सीधा बोलिएगा तो आपसे फाइन है, क्योंकि हमको पैसे का कमी है अभी। आप समझ पाए? आप हाथ दो, आप हाथ खड़े करो, ठीक है। चलो आप बताओ पहले। सॉइल बनाने में, अच्छा सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बोल रहे हो, चलो वो भी ठीक है। और जो हाथ हाँ आप हाँ आपका भी सॉइल फर्टिलिटी है क्या? अरे जो लोग हाथ खड़े किए थे सॉइल फर्टिलिटी का था क्या सब लोग का? और अलग था, जिनका अलग तो हाथ खड़े करिए ना, जिनका इसके अलग है जो ये मैं समझ गया, ठीक है। इसके अलावा जो और कोई इस्तेमाल तो सबका यही था, कमाल की बात है यार। वही है, वही रिलेटेड वही मतलब ले देखे वही बात, गजब का बात है ये। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम पे सवाल है, मतलब आप मतलब सवाल इन कहने का कि अच्छी बात है कि ऐसा पढ़ाया गया है कि सबको एक ही पॉइंट पता है। आप सब पर वही अपने आप में गजब हो गया जी। जो सीरीज से पढ़े यार नहीं बता रहे हैं, मन तो कर रहा है कि हम क्या ही बताएं, ठीक है। सीरीज से पढ़कर अगर ये जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका टीचर जो है बिठाया नहीं है सर, नहीं ना बिठाया भी बात मत सोचना। देखो सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा मजे में पढ़ा देता हूँ आपको क्योंकि जरूरी है, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। माचिस कॉमन सेंस जलाया, माचिस अगर जलाए तो उसका फ्लेम इतना ही क्यों जला, पूरा तो एटमॉस्फेयर में आग क्यों नहीं लगी? आप उसका फ्लेम जलाए तो फ्लेम जलाते और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 21%, तो इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में 21% बहुत महत्वपूर्ण है। आप कॉमन सेंस सोचो, आपने माचिस जलाया और उतना ही जला,
जबकि ऑक्सीजन पूरा सराउंडिंग है। तो आप ऐसे जलाते हो पूरा एकदम आग लग जाना चाहिए था, बट फ्लेम उतना ही। ऑक्सीजन मदद करता है, ये सुने होगे आप, आग जलाने में। ये तो सुने होगे ना, नहीं भी सुनोगे तो हाँ ही बोलना, तो हम बता दे रहे हैं। आग जलाने में हेल्प कौन करेगा? ऑक्सीजन। लेकिन आग कितना जलेगा, कितने कंट्रोल में जलेगा, ये नाइट्रोजन काम करता है। और इसीलिए आप देखो, समझो बेसिक चीजों को, आप याद तो कर लियो 78%। क्यों है नाइट्रोजन 78%? ऑक्सीजन क्यों 21% है? अगर इसके अपोजिट होता ऑक्सीजन 78 और नाइट्रोजन 21, तो सर कंट्रोल ही नहीं हो पाता, पूरा एटमॉस्फेयर में आग लग जाता है। आप उसका स्ट्रक्चर देखो, हम तो पढ़ रहे हैं ना, गॉड का स्ट्रक्चर देखो क्या गजब का बनाया है कि परसेंटेज का भी डिफरेंस इस कदर है कि आग लगने के बावजूद भी कंट्रोल वे में काम कर रहे हैं। अब सोचो ऑक्सीजन अगर 78 होता, आप समझ रहे हैं, हाहाकार मच जाता। पता चलेगा मैं घर में गया, माचिस का तीली मारा, सब जल गया। कोई और है अमेरिका में, वो कह रहा हमको क्या जलन महसूस हो रहा है भाई, क्यों? तो सर नाइट्रोजन क्या करता है? सबसे पहला काम जो आप बोले फर्टिलिटी वाला, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी काम हमेशा पहले पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो पॉइंट बाद में आएगा। पहले आप वो लिखिए, क्योंकि आप फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नहीं दे रहे हैं कि आप पहले पॉइंट डालिएगा फर्टिलिटी। और मैंने बोला था जिस सब्जेक्ट का आप लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट का पॉइंट पहले होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स का पॉइंट लिखते हैं तो सर उसमें आप पहला पैसा से लेन देन का पहला पॉइंट होना चाहिए। सीधी सी बात, क्या सुन पा रहे हैं? तो यूजेज ऑफ नाइट्रोजन में पहला लिखिए, इट कंट्रोल्स द फायर। इट कंट्रोल्स द फायर, ये इसका प्राइमरी पॉइंट है। आईएएस बनना है और आईएएस के लिए पॉइंट पहले आपको जाना होना चाहिए, बात खत्म। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सॉइल फिक्सेशन, लिख लीजिए सॉइल फिक्सेशन। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, आप लिख लीजिए सॉइल फिक्सेशन, या फिर ब्रैकेट में कर लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या स्पेलिंग आप लिख लेंगे, क्लियर है यहां तक? नाइट्रोजन फिक्सेशन शब्द जो मैं बोला हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी ये बताया जाता है, वहां पे भी मैं नाइट्रोजन साइकिल आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है, उसका थोड़ा सा झलक मैं यही दे देता हूँ। क्या सभी सुन रहे हैं? यस। और आप लोग लोड मत लीजिएगा, मुझे पता है कि आप लोग को अभी महसूस हो रहा है, आप लोड मत लीजिएगा, अभी बहुत जल्दी एक नया चीज आने वाला है। तो पहला मैंने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान से समझिएगा प्लीज, क्या समझा लो ना? यस सर। तो पहला पॉइंट सबसे फर्स्ट, ज्यादातर लोग जे होई से होई गेहूं रोपाई हर साल, समझ रहे हैं? हर साल गेहूं, हर साल चावल होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। आप फसल चक्रण भी सुनोगे, ये हम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं, ये पक्का सुनोगे आप। क्रॉप रोटेशन सुनोगे ना? क्या करते हैं, क्योंकि बीए का पैसा नहीं रहता इसलिए दूसरा लगा देते हैं। अब सर हम आपको एकदम एक कहानी में, बस एक कहानी में बता दें कि उससे दोनों काम हो जाएगा। पहला देखिए, सबसे पहला, अगर ये आपका खेत है और मैं जोतने चला गया, मतलब आपका खेत है, मैं गया हूँ, इसलिए गया हूँ क्योंकि सर आप पैसे देंगे, मेरा ट्रैक्टर है, मेरा हल है, बात खत्म। सॉइल में जो उसकी फर्टिलिटी है, जिसके कारण कोई अनाज या बीज अगर उपज ले रहा है, तो सर उसके अंदर भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का बस काम वहां पे क्या है कि वो उसके उपजाऊता को, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। क्या सुन पा रहे हैं? कि सर अगर अभी हम उपजा लिए तो पहला बार आपने डाला इसमें गेहूं, ठीक है जी, तो गेहूं को उपजने के लिए नाइट्रोजन का जो फर्टिलिटी है वो उसमें जाएगा, तभी तो गेहूं उपजेगा। अरे है ना? तो सर गेहूं उपज गया, तो गेहूं क्या किया, मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन था इस पर्टिकुलर खेत में 70%, 70%, अगर 70% नाइट्रोजन था, इसमें से 20% गेहूं लेके गया। अरे है ना? तो दोबारा से अगर आप फिर गेहूं लगाए तो आपके पास फिर 10 या 15% फिर लेके जाएगा, और आप लगातार साल दर साल लगा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इसकी पूरी 70% नाइट्रोजन खत्म हो गई रहेगी। अरे है ना? अब आप उसके बाद फसल लगा रहे हैं, तो सर उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना घिवड़े हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, खाली जो लगा रहे हैं वो रह रहे हैं वैसे नहीं रहे, क्योंकि पूरा जिम्मेदार कौन था? ये इधर देखिए। तो लॉजिकली कहने का मैंने क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम कुछ काम ऐसा करते हैं, कभी कभी लोग देखिएगा, आप सोचिए कॉमन सेंस से कि खेत को प्लगिंग क्यों करते हैं, खेत को जो जोतनी होता है क्यों किया जा रहा है?
इसलिए ताकि नीचे की भी मिट्टी ऊपर आ सकती है। अब नीचे की मिट्टी आती है तो जैसे अगर जड़ में गया तो नीचे की मिट्टी में अभी नाइट्रोजन बाकी है, तो हम इसलिए उसको मिला देते हैं ताकि नीचे का जो भी है वो मिल के ऊपर आ जाए, ताकि फसल हमारा बढ़िया हो जाए। इसीलिए हर नया बीज रोपने से पहले आप उसकी जुताई करते हैं। अरे ऐसा ना, अब सर नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपल एक ही लॉजिक है, बेसिक सा, क्या कि सर जो इसमें से नाइट्रोजन गायब हुआ है खेत में से, उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसको नाइट्रोजन वापस से देना पड़ेगा। अरे ऐसा ना, तभी तो फिर दोबारा हम और कोई फसल कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सोयाबीन वगैरह का लगा देते हैं। तो सोयाबीन क्यों लगाते हैं? जैसे लिगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं, तो ये सुने भी होंगे आप। और लिगुमिनस को अब हिंदी में आप ऐसा कर लीजिए, वो वाले मतलब जिसके छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ उस टाइप से कहा जाता है। लिगुमिनस प्लांट्स का खासियत ये होता है कि ये नाइट्रोजन लेता नहीं, बल्कि ये इसमें खासियत है कि नाइट्रोजन सॉइल में अपना छोड़ता है। तो कहने का लॉजिक क्या है, वो कैसे प्रोसेस है, वो नाइट्रोजन साइकिल में बताएंगे आपको, कौन से कीड़े कैसे काटता है वो उधर देखेंगे। मतलब अभी क्या कर रहे हैं, इसीलिए अधिकतर लोग गेहूं अगर उपजा रहे हैं, कोई अलग उपजा रहे हैं, तो उसके साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग भी होता है। अरे जैसे गन्ने के खेत, गन्ने का खेत है, गन्ने के बीच में आपने कुछ और सरसों लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, मतलब उसके बहुत सारे अपने पड़े है ना। तो वो क्यों लगाते हैं? इसलिए कि गन्ना नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लेगा और उसके साथ जो फसल है वो नाइट्रोजन देगा, तो बैलेंस कर देते हैं। तो गन्ना भी बढ़िया हो गया और इसको नाइट्रोजन कम चाहिए था, इस भी बढ़िया हो। क्या समझ पा रहे हो? अब वो क्या रहा है, फिक्स कर रहे हैं हम, जो नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा थी उसको फिक्स कर रहे हैं, इसलिए बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब जो नाइट्रोजन चला गया था उसको हमने फिर दूसरे प्लांट से, जो लिगुमिनस प्लांट से, सोयाबीन हो गया, अलग अलग वैसे ही दाल और अलग अलग बहुत सारे अरहर, ऐसा बहुत सारे अलग अलग पल्सेस भी होते हैं जो नाइट्रोजन वापस फिर सॉइल में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो फर्टिलिटी सॉइल की गई है वो मेंटेन रहती है। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बुझाया? क्या कितने को बुझा गया? आंसर कर। तो सर फिक्सेशन का मतलब क्या है, जो सॉइल के उपजाऊ में नाइट्रोजन मदद कर रहा था वो खत्म हो गया, उसको वापस से पुनः उसमें नाइट्रोजन डालने की प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? जैसे आपका काम क्या है, आपका काम है कि आईएएस बनना। आप पढ़ते गए, आपका देह एकदम दिमाग सब खराब होता गया। पढ़ने से हालांकि दिमाग देह खराब होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हो गया, क्योंकि आप पढ़ कम रहे थे, मोबाइल ज्यादा चला रहे थे मान लीजिए, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन देना पड़ेगा। तो प्रोटीन कैसे देगा? हथौड़ी से। जैसे अगर आप पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, मेरे पास सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 2 बार मारा सर, जाके पढ़ने लगे आप, ये क्या हो गया? बैलेंस। तो इसको बोलते हैं स्टडी फिक्सेशन। अरे समझ पा रहे हो? तो वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन था, यहाँ क्या हो गया? स्टडी फिक्सेशन। इसलिए जब ऐसा हाँ मन करे बिल्कुल आइएगा। अभी ठीक ठाक हो रहा हूँ, जो बोलिए जैसा बोलिए सब व्यवस्था है, हथौड़ा व्यवस्था, सुई व्यवस्था, घोड़ा वाला सुई भी है। 2 बार भोके एकदम पढ़ने लगिएगा, आप समझ पाए? चलिए, तो सर ये लिख लीजिए, पहला 2 पॉइंट हो गया क्लियर। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ाऊंगा तो वहां जस्ट गिविंग nitrogen to the soil through the roots of leguminous plants, through the roots मतलब समझ रहे ना, कहने की बात ही नहीं है, तना ना। अच्छा ठीक है, through the roots of, ये है लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स का कोई देख सकते हैं तो देख लीजिए हिंदी में क्या है, जैसे झड़ीदार या फिर वो जो छोटे छोटे होते हैं उसी को बोलते हैं दानेदार, उसी टाइप की प्लांट को बोलते हैं। बाकी आप सर्च करके देख लीजिएगा और लिख लीजिए लेगुमिनस प्लांट। क्लियर है? तो लेगुमिनस प्लांट्स का काम क्या है कि वो नाइट्रोजन देगा कि लेगा? देगा। तो वो सॉइल में देगा ताकि वापस से उसको नाइट्रोजन फिक्स किया जा सके और फिर दोबारा से सॉइल तैयार हो जाए अगले साल के लिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, यूजेज ऑफ अब आप मुझे बताइए, यूजेज ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए हेडिंग में। रफ में सब लिख ही रहे होगे, मुझे पता ही है। बढ़िया, जो लोग फेयर में लिख रहे होंगे उनका भगवान का लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ आ रहा है अलग से। चलिए, लेगुमिनस प्लांट्स के बाद मैंने फिर से बोला, ध्यान से समझिए। आप लोग क्रॉप रोटेशन अभी बोले कि सुने हुए, कितने लोग सुने हुए? हाथ खड़े करिए। फसल चक्रण सुने हैं ना? क्या फसल को पकड़ के नाच जाता है उसी को फसल चक्रण बोलते हैं क्या? अरे गजब वाले, मतलब इस बार गेहूं रोपा, अगले बार दाल रोप दिया, फिर अगले बार सोयाबीन, कुछ ऐसा ही ना? नहीं तो फसल को पकड़े सर नाच जाना, वही है फसल चक्रण। क्या सुन पा रहे? अब ये देखिए, आप लोग सुने होंगे पराली जलाने वाले, सुने होंगे? ये थोड़ा इस पर राजनीति होता रहता है।
Yes, sir. खासकर हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र, दिल्ली वगैरह एरिया में ये चलता रहता है। सुन पा रहे हैं? तो मैं अभी इसलिए बता देता हूँ क्योंकि फिर अभी इलेक्शन आने वाला है और फिर से मुद्दा आने वाला है, तो पहले ही आपको यही पे समझा देता हूँ। करंट का भी काम क्लियर और आपका भी काम। तो लिखिए स्टेबल फार्मिंग। इसको स्टेबल फार्मिंग जब एक काम करिए, स्टेबल बर्निंग कर लीजिए। मैं बताऊंगा, हिंदी में लिख लीजिएगा पराली जलाना। आपको पता है ना हम जिस शहर में रह रहे हैं सबसे पॉल्यूटेड शहर है मोतिहारी के बारे में आपको आइडिया है? सर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मोतिहारी को मुंह लगे गया है। आप लोग इसलिए बार बोलते हैं तो एटलीस्ट जीवन में एक पेड़ तो लगा लो, जीवन में एक पेड़ लगा लो एटलीस्ट, बहुत पुण्य का काम है। और आप एक कहानी पढ़े होंगे, परोपकार का वृक्ष, एक कहानी था सरकारी स्कूल में, हाँ 5वां छठा के आसपास पढ़े आप? हाँ परोपकारी वृक्ष करके कुछ, मुझे जहाँ तक ध्यान में पढ़ा तो मैं भी था पूरा। कितने लोग पढ़े हाथ करेगा ना? कहानी याद है किसी को? बूढ़े से पूछता है कि आप पेड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेरे परदादा ने, उनके दादा ने लगाया था और उसका फल मैं खा रहा हूँ, तो आज जो मैं लगा रहा हूँ उसका फल तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा चुन्नी मुन्नी फिर उसके बाद खाएगा। पेड़ का बहुत अच्छा है कुछ सीखने के लिए, इसलिए मैंने पेड़ का कविता भी बहुत जबरदस्त लिखा है, बहुत जबरदस्त। तो पेड़ का कविता अलग है लेकिन उसका फायदा देखो सर, मरने समय भी आपको सब कुछ दे के जाते। पेड़ अगर डेड हो गया तब भी आपके खाना बनाने के काम में आकर तब जा रहा है, उसका एक एक इंच, एक एक टाइम, एक एक समय सब इस्तेमाल हो रहा है। गलत की सही? जब तक हरा भरा है तब तक फ्रूट दे रहा है, सूख गया उसको काट के ले गया जलावन में लगा दिया, उसका एक भी प्रोसेस बर्बाद नहीं हो रहा है। जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लैटेक्स और उसको रबड़ या चिपकाने उसके लिए काम आ जा रहा है। सर किसी के लाइफ का पेड़ बनने की कोशिश करिए, ज्यादा फायदे में रहिएगा। इसीलिए मैं उस कविता का मतलब लिखा था, तो मैं आपको लास्ट में सार आपको बताया कि किसी ऐसे जीवन में बन, और अगर किसी के जीवन का पेड़ नहीं बन सकते तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगा दीजिए, आप हजारों के पेड़ बन जाएंगे। क्योंकि अभी धूप है इतनी ज्यादा, अगर आप एक पेड़ अपने घर के आसपास लगाए होंगे और कोई आके बैठ रहे हो, वाह गमछा झाड़ेगा दुबे, तो बड़ा ठंडा भाई ना, ये जो बात बोल दिया आप समझ पा रहे कितना बड़ा वो चीज होता है। जैसे मेरे घर के आसपास एक पकड़ी का पेड़ है, ठीक है, वहाँ पकड़ी का बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना। सर कमाल का बात ये है कि वहाँ पे हमेशा ही ठंडा रहता है, कभी धूप में आ जाओ, मतलब इंटरेस्टिंग बात है, आप समझ पा रहे हो। और वहाँ पे हमेशा आपको हुजूम मिलेगा, कितना धूप है आप घर से निकलिए, आप सोचिएगा आप पकड़ी लग जाए, वहाँ कोनो बैल लेके आके लगा हुआ है, कोनो आके रुका हुआ है, कोनो दूर से है टायर वहीं पर रुका हुआ है, तो लोग बस नहीं आराम कर लेते जा रहे, सूत गया वहीं पर, मचान झंसा हुआ है वहीं पे सूख गया, 2 घंटा बाद दिन खुला तो फिर आगे। सर परोपकार का वृक्ष करिएगा। कितनों पेड़ अभी तक एक लगाए अपनी लाइफ, ईमानदारी से, झूठ नहीं, घर पे आके देखिए, कृपया करके आ जाइएगा और लगाइएगा। अगर नहीं होगा तो बोलिएगा हम ही पेड़ दे देंगे। और आप जाकर बस खाली कुछ नहीं, कम से कम गमले जाके रख देना, पानी देते रहना, कम वक्त सूखे ना। नहीं तो कुछ लोग को गिफ्ट में गमला भी दे दिया जाता है ना, तब वो रख ले सुखा देता है, अंतिम में कहता है कि बात खत्म। बहुत बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं आप स्टेबल फंड में, लिखिए तेजी में, पराली जलाना। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्टेबल बर्निंग इज प्रोहिबिटेड, मना है, पहली बात तो लिख लीजिए। अस्टेबल नहीं है वो, अस्टेबल बोलिएगा। एक घोड़े के रहने का अलग होता है अस्तबल, घोड़े का, गधा का कौन बोल रहा है भाई, घोड़े का ही होता है। हाँ लिखो, स्टेबल बर्निंग इज प्रोहिबिटेड रुक जाओ, अब पहले समझ लो फिर लिख लेना, अपने भाषा में लिख लोगे, मैं समझा देता हूँ। देखो इधर इधर जलाएंगे कुछ गेहूं, गेहूं ने नाइट्रोजन लिया है कि दिया है? दिया है, लिया। इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन है, ठीक। पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 70 है। अब नाइट्रोजन है इसमें, अब ऑलरेडी, पहले ध्यान से समझना। अब इसमें आग लगा दी, यानी कि प्लस ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन था, आपने आग लगाया, ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना दिया NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण धुआं आए या उसके धुआं आपके बॉडी में कहीं भी जा रहा है, चाहे उसका स्मेल जा रहा है, सर ये सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। और इसलिए आप अम्लीय वर्षा सुने होंगे, एसिडिक रेन, साल की पहली बार इसमें बोला जाता है कि नहीं नहाना, तो सर उसका भी नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो मैं वहां पे एकदम से भी नहीं जाऊंगा। जैसे चाइना ने क्या किया जबरदस्त, उस सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के इस्तेमाल करके, सल्फ्यूरिक आयरनियम ऑक्साइड का, खुद से बारिश करा लिया।
और चाइना ने इस कदर टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि सर ऐसा बारिश कराया, कारण हुआ कि वो कंट्रोल्ड वे में हो ही नहीं पाया, एक ही बार इतना बारिश हुआ कि बाढ़ हो गया और अधिकतर आधा से ज्यादा चाइना का शहर डूब गया। उसके लिए मैं बताऊंगा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक शब्द होता है, बताएंगे सपोर्ट। सर मैनमेड तरीके से बारिश करा लीजिए ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में हो तब तो। अचानक से उसने बादल फॉर्मेशन किया, सब कुछ सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करके बादल भी बना लिया। जैसी बारिश हुआ, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता अचानक से बस्ट किया और पूरा जो सिस्टम था, जो लेबोरेटरी था, वो तो गया ही और लोग भी निकल गए। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है कि सर कंट्रोल्ड वे में कराने के लिए बहुत सारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है, पर उसके बावजूद ध्यान में रखना है कि पराली जला मना इसलिए है क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है जलाने के बाद उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है NO2, जो इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि कोई आदमी के लिए सर्वाइव करना कुछ समय के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? और आमतौर पे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब दिल्ली का आपको मैप क्लियर है ना? तो दिल्ली के बगल में क्या PHD, पंजाब हरियाणा दिल्ली वही गया, यूपी का क्षेत्र है ही है हमारे पास सटा हुआ, सब वही है। अब सोचिए अगर हरियाणा में जला रहा है तो दिल्ली पॉल्यूटेड ऐसा ही होगा, और हरियाणा का एरिया भी अगर कनेक्टेड थोड़ा बहुत अगर है तो सर यूपी दिल्ली होते हुए अब जा रहे हैं तो पूरा का पूरा यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी बगल में राजस्थान सबका सब प्रभावित होगा। अरे ऐसा नो राइट में मैप पे जाओ तो हिमाचल प्रदेश भी कौन सा बच जाएगा, अगर यहाँ है तो पंजाब ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो पराली जलाने से ये चारों पांचों शहर का पॉल्यूशन इंडेक्स, पॉपुलेशन इंडेक्स तो पहले से है, पॉल्यूशन इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रॉब्लम होने लगा। और पहली बार केजरीवाल खुल के बात सामने लाए कि पराली जलाने के कारण ये हो रहा है और इसीलिए पराली जलाना उसके बाद मना कर दिया। तो क्या पहले टेक्निकल डिटेल समझ में आया? अब आप तो सीधे बोलते हैं, जैसे अब नहीं पता रहता ना, देखिए कॉमन आदमी को नहीं पता रहता है कि जलाना क्यों मना। इंटरव्यू पूछे क्यों 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 नहीं जलाना चाहिए, कह रहे अच्छी बात नहीं, जलाना कोई अच्छी बात थोड़ी होता है। तो इसका क्या जवाब है? जलाना अच्छी बात नहीं होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो उस हिसाब से बोला जाए, ये भी बोला जाए कि लाश जलाना अच्छा नहीं होता है, ये भी तो बोल सकते हैं। अब जैसे क्रिश्चियन लोगों में और उसके अलग उसमें अलग अलग जैसे पारसी लोगों में सिर्फ बॉडी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है लटका कर, और पूरा का पूरा मरने के बाद वो नियम उनके धर्म का नियम है, और चील कौवे पूरे खाते हैं तब जाकर उनका बॉडी खत्म होता है। ना उनको जला सकते हैं, ना उनको दफना सकते हैं, ना अंदर ना गाड़ सकते, कुछ नहीं। नियम है कि जो मरा उसको टांग दिया जाएगा, चील कौवे नोच नोच के खाएंगे, ऑटोमेटिक बॉडी अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर उस आदमी को कोई बीमारी है तो चील कौवे ने अगर खाया है तो फिर वो ट्रांसफर करेगा कहीं और। समझ पा रहे हो? तो धर्म की आड़ में चीजें, और ये क्वेश्चन पूछा था इस बार की इंटरव्यू में, तो अलग अलग धार्मिक क्या पूछा, पॉलिटी में घुमा लिया। ये अब धार्मिक चीज है ना, धार्मिक लोग कहा था कि नहीं हम अपने लाश को ऐसे नहीं जलाने देंगे, लेकिन आप वहां पे दो ना, लॉ इज ग्रेटर देन रिलीजन और एनीथिंग, और आप वहां पॉइंट दोगे क्योंकि इसके कारण क्या है, इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंस ज्यादा है। उसको बीमारी है, कौवा खाया, कौवा जाकर फिर आपके घर में आया, कटोरा में दाना खा के गया, आप खाए निकल लिए। अरे समझ रहे हो? पॉसिबिलिटीज पूरा है। क्या सुन पा रहे हैं आप? तो सर एक चीज बताने के लिए आप दिमाग में क्या रखना है कि स्टेबल बर्निंग इसलिए मना हुआ कि उसके पीछे एक ही कारण था, नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन कहाँ से आया? आसमान से, सॉइल से ना। तो गेहूं ने सॉइल से नाइट्रोजन, अभी गेहूं का सीजन तो चल रहा है, दौनी, बहुत लोग ये भी फोन मैसेज के सब दौनी चल रहा है घर पर, हम बाद में आएंगे गेहूं निकाल के, निकालते रहो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भी गेहूं एक दिन निकल जाएगा जब रिजल्ट नहीं आएगा तो, समझ रहे हो? सर देखिए मैंने वहां तक प्रोहिबिटेड लिखवा दिया था ना, अब लिखो बिकॉज प्रोहिबिटेड मनाही है। प्रोहिबिटेड का स्पेलिंग ये रहा, प्रो लिखकर, प्रो तो आप लोग जानते ही होंगे, पराली में पुआल नहीं जा सकती। वही उसी को हम बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। पुआल भी का, पुआल भी स्टेबल बर्निंग का मीनिंग है, पराली का मीनिंग है वो सारा कुछ जो खेत में आप उपजाए उसके बाद उसमें से अपना मटेरियल निकाल कर जो बच गया उसको जला रहे हैं, उस सब का सब उसके अंदर है, वो कुछ भी जलाइए। अब गन्ना का भी खेती के बाद लोग जला देते हैं, अरे नहीं क्या बोलते उसको, पगार, खेत बास में तो बोलते हैं पगार, सुखल पगार, हरियर पगार। हरियर पगार तो मतलब 6 के लेके चल जाता है सब, जिसको खिलाना पिलाना, जला देते हैं। एक गन्ने की खेती के बाद आमतौर पे आग लगा दिए जाते हैं, जो भी ठीक बात नहीं, तो सब कुछ उसी के अंदर है। लिखे बिकॉज, मुझे बताने की जरूरत है क्या? खुद से लिखो, बिकॉज के बाद लिखो, बिकॉज गेहूं में क्या है, नाइट्रोजन, तो लिखो बिकॉज वीट, लिखो लिखिए वीट हैज नाइट्रोजन इन इट। वीट का स्पेलिंग सही लिखे हो ना?
WIT लिखे होगे, ठीक है, WHEAT, बिकॉज वीट क्या लिखना है बोलो, वीट हैज नाइट्रोजन इन इट, ओके। नेक्स्ट उसके बाद लिखना देन fire, then fire has oxygen, then fire has oxygen, then लिखो and after the combination of nitrogen and oxygen, and after the combination of nitrogen and oxygen it become nitrous oxide, it become nitrous oxide, which become nitrous oxide, लिखिए यहाँ तक, which is very harmful and poisonous, which is very harmful and poisonous, ठीक है, for health and environment, दोनों लिख लो, for health and environment। अब देखो होता क्या है इधर देखो, अब मान लो वही फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बोला, क्लियर है यहाँ तक? ऐसा देखो, मान लो जलाए धुआं जाएगा। अच्छा आप लोग देखते हैं ठंडी में जैसे वो घूरा जलाते हैं, घूरा होता है ना, कुछ लोग को गर्मी में जलाने का शौक होता है, मेरे तापते नहीं है दूर से, हाँ तो मान लो ठंडी में जलाते हैं, क्या कहते हैं, पुआल ले आए। ठंडी में बारात के सीजन में ना अधिकतर जन जाएगा तो वहाँ जाएगा तो खाएगा कम, ताप लेकर ज्यादा। जहाँ गांव में तो चलता है, दिल्ली में जाओ पता चलेगा वहाँ तो आदमी तो दूर है, कुछ है रहते, जाएगा वहाँ पे क्या करेगा। तो कुछ लोग अंगीठी का व्यवस्था करते हैं, जो अमीर है वो अंगीठी का व्यवस्था करते रहते हैं, हाँ जाकर ताप। लेकिन आप मुझे बताइए अंगीठी इस टू साइड कितना आदमी आएगा उसमें, अब हम पूरा सटा हुआ बीच में घुसो तापा बीच में से। अच्छा पहले जो जगह नहीं मिलेगा तो पीछे ही तापते रहेगा, उसके बाद उसमें चलाक प्राणी होगा जो गाँव का होगा, वो क्या करेगा, जाके कहीं पुआल लेगा, पुआल लग जाएगा, पुआल जैसी चलेगा वो धाक पूरा गैप हो जाएगा, उसके बाद उसके बाद सब ताप रहा है। सर आप उसका धुआं नोटिस कभी करना, उसका धुआं में देखना गजब किस्म का लेयर होता है, एकदम लेयर बनता जाएगा वो, कभी आप उसको ऑब्जर्व करना। आप ज्यादातर देखोगे तो बहुत जन का आदत भी हो तो क्या करते हैं, धुआं खा के आप फेंकेगा इसे, बहुत बच्चा सब ऐसा भी करता है। वो लेयरिंग इसका कमाल का क्या बात है, वो जाता है और वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है, बादल का निर्माण करता है। वो कैसे होगा फिर मैं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, इसी में बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा। और बादल का निर्माण करता है तो बादल के निर्माण में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है, तो जो बारिश होगी क्या उसमें नाइट्रस ऑक्साइड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इसीलिए उसी को बोलते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, क्योंकि जो ऊपर गया, जो बादल का निर्माण किया है उसी से बारिश होगी। और इसलिए कहा जाता है कि साल की पहली बारिश नहीं आने के लिए, क्योंकि जितना सारा पोल्यूशन ऊपर गया है वो पहली बार पूरा फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा या तीसरा बारिश में नहा सकते हैं, बुझा रहा है। और इसीलिए एसिड रेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, स्टेबल बर्निंग से। तो सर स्टेबल बर्निंग को मना करना ज्यादा मतलब क्या ज्यादा अच्छा था कि जरूरी भी था, क्योंकि इसके कारण बहुत लंबा प्रोसेस होकर सब कुछ हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, दोस्तों बोलो ना, कितना समझ में आ गया। तो बेसिक चीज है, यहाँ तक एकदम समझ के रखना। सर एसिड रेन लिख लीजिए, अम्लीय वर्षा, और होमवर्क लिख लीजिए बगल में, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, ये अभी आएगा, 2-3 बार आएगा आगे। अब लिखिए नेक्स्ट, यूजेज ऑफ ऑक्सीजन लिखवाया था ना सर। ऑक्सीजन का वो आप लिख लेना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल, हाथ खड़ी रहे, देखो जिसको पता है हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़े करो, सब के सब। जिसको नहीं पता है ना ध्यान से समझना, मैं बोल कह रहा हूँ, समझना पहले आराम से। अब फिर से पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोई एक मुझे जो बताना चाहता है वो हाथ खड़े करो, जो एक बताए। सब लोग का क्या अगर एक जवाब है कि रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेना, जिसका है सांस लेना, हाथ खड़े करो। तो सांस लेते नहीं है क्या,
भाई पॉइंट गलत थोड़ी ना है, प्राइमरी इस्तेमाल तो आज ऑक्सीजन नहीं मिला कल निकल लेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण आप कितना हाहाकार मचाता देख रहे थे लॉकडाउन में, सरकार गिर जाता कि नहीं गिर जाता? सरकार गिर जाता, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ही नहीं था, याद है कि भूल गए? तो सर ऑक्सीजन का प्राइमरी इस्तेमाल रेस्पिरेशन है, लेकिन उसके अलावा किसी और का आंसर कुछ है तो हाथ खड़े। आग बनाने में, आग लगाने में, हाँ वो तो मैंने भी बता दिया था कि आग लगाने में, इसके अलावा रॉकेट के इंजन में इस्तेमाल। वही बात हो गया होगी। चलो पहला लिखो रेस्पिरेशन, लिखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत आएगा, लिखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहला रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन इससे जरूरत पड़ता है सांस छोड़ने के लिए ना, कितने कितने लोग ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं? जल्दी बताइएगा मुझे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। सर ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो अभी उस क्वेश्चन के जवाब, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सबका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सांस लो, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि जिस पे जा रहे हो ना वो ज्यादातर क्वेश्चन फटाफट इंग्लिश वाला होता है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन फिर बता रहा हूँ, अगर जब भी आप ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो ऑक्सीजन का मात्रा 21% उसको बढ़ा नहीं लीजिएगा। समझ रहे? वही बात जानते हैं कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखिए पूरे एटमॉस्फेयर में 21% है, वो ऑलरेडी 21% प्रोवाइडेड है। हमेशा हम मेंटेन करने के लिए कोई चीज करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हम उसको इंक्रीज कर लें, पेड़ इसलिए लगाते हैं कि इस एरिया में कम से कम ऑक्सीजन हो जो ऑक्यूपाइड स्पेस रह सके, इसलिए नहीं कि पेड़ लगा दिए तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया। उसका इम्पैक्ट जैसे बोला, आपसे क्वेश्चन पूछे ध्यान से बताइएगा, एक आंख से 180 किलोमीटर तो दिमाग से कितना किलोमीटर? ये बचपन में बहुत सारे लोग गाँव के पूछते थे, और मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे आज भी याद है, मैंने क्लास 3 बोला गया, देखो वो आदमी बा निशाना में एकदम परफेक्ट बा, वहाँ 100 गो चिड़िया बा, एक बेर में एक निशाना में एक उड़ा के मरल तो 10 गो निशाना में कितना के मारी? तो मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन गांव के लोग भी पूछते हैं, सारे लोग पूछते हैं गांव में तो कुछ बोले गोबर यूपीएससी की तैयारी क्या दिया गोबर, अब सर उसको अलग लेवल पे इंटरेस्ट रहता है, यूपीएससी की तैयारी बोल दिया तो सिंपल होता है, एक चिड़िया को मारो तो सब भाग जाएगा। जिस तरीके से बोला जाता है कि अगर एक औरत एक स्वेटर बीन रही है तो 4 औरत कितना स्वेटर बीनेगी, हालांकि बहुत गलत उत्तर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए पहला, सबसे पहला यूजेज ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लिख लिए, ठीक है। दूसरा लिखिए हेल्प, हाँ रेस्पिरेशन सीधा लिख लीजिए, रेस्पिरेशन में दोनों प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है, इनहेल एक्सहेल दोनों। रेस्पिरेशन सब जब भी याद रखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या रेस्पिरेशन हो, जब भी शब्द आता है रेस्पिरेशन में दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, बाकी आपको पता। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स इन बर्निंग, इट हेल्प्स इन बर्निंग। नेक्स्ट यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूजेज ऑफ CO2, हाँ क्या क्या क्या, वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा ओजोन तब आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है ना, लेकिन पॉसिबल है। जैसे आपको लोग मैंने एक बार हिंट दिया था O3 के बारे में, एक बार मैंने बताया तो था कि मैंने बोला था कि वो ब्रेक कैसे करता है, तो ये ब्रेक हो जाता है O2 और O में, और फिर नेक्स्ट टाइम जब सनलाइट आ जाता है तो फिर ये रिएक्शन करने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। तो ओजोन में कोई छेद या होल नहीं होता है, ओजोन में प्रोसेस जो होता है तोड़ने का एनर्जी और सनलाइट का बर्बाद हो जाता है O3 को O2 में तोड़ने में, और तब तक हमारा शाम हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे उसको वहीं से तोड़ने में टाइम लगता है। अभी पढ़ाऊंगा, इसी में आएगा। मैं अगर आपको इंटरेस्टिंग बोलूँ तो क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक प्लीज अगर जो छोड़े उनको बहुत नुकसान होगा, मैं क्लियरली बोल देता हूँ, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट पेज, CO2 वही लिखवा रहा हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन बोले कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, सांस लेने में, सब यही हो ना। तो लिखो यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहला लिखो क्या क्या क्या, ऑक्सीजन में 2 पॉइंट बस लिख लेना है, रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशन सिस्टम, और दूसरा क्या लिखोगे, बात करो, दिमाग यही रखिएगा, कहीं और नहीं जा रहा है ना। लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किसको पता है, हाथ खड़े करो। पहला पॉइंट लिखो उसमें जल्दी से, इट यूजेस, जो इंपॉर्टेंट है लिखो पहला, इट कैन ट्रैप हीट, इट कैन ट्रैप हीट, यूजेज इन ग्रीन हाउस गैसेस, बताऊंगा ग्रीन हाउस गैस भी क्या है वो अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी लिख लो। देखिए तीसरा लिखो, चलो 2 ही रहने दो, नीचे लिखिए एटमॉस्फेयर, हेडिंग डालिए एटमॉस्फेयर, हेडिंग कृपया कर डालें।
एटमॉस्फेयर। डालिए हेडिंग, जोर से बोलो ना प्रभु। चलो एक डेफिनेशन लिख लो, जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर लिखिए, एकदम बहुत सिंपल डेफिनेशन। आवर प्लैनेट अर्थ, तेजी में लिखिएगा, स्कूल टीचर की तरह लिखवा रहा हूँ। आवर प्लैनेट अर्थ, एक बार में सुनना, तबियत मेरा पूरा ठीक नहीं हुआ है। आवर प्लैनेट अर्थ इज इनवेलप्ड बाय, इनवेलप सुने है ना, इनवेलप्ड बाय डीप ब्लैंकेट, deep blanket of gases, deep blanket of gases extending several thousands of kilometers, extending several thousands of kilometers above, ऊपर, above its surface, above its surface, full stop. This gaseous cover of the earth is known as atmosphere. This gaseous cover of the earth is known as atmosphere. हो गया? रिपीट करना है क्या? रिपीट करवाओगे क्या? चलो लिखो, आपके लिए जाना है। Our planet Earth is enveloped by a, लिख ले यहाँ तक पेज में, by a blanket, sorry, by a deep blanket of gases extending several thousands of kilometers above its surface. क्लियर है? फुल स्टॉप। उसके आगे मैंने बोला कि सर दिस gaseous cover of the earth is known as atmosphere. क्लियर है? बुझा गया ना? लिखिए नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर। अब हेडिंग डालिएगा क्लियर एकदम, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लिख लिए। बहुत अलग नाम देते हैं, नाम हिंदी में देख लेंगे, तापमंडल है कि क्षोभ मंडल है कि कौन सा मंडल है, बट अभी इंग्लिश में चलते चलिएगा, फायदा हो। तो पहले लिखिएगा ट्रोपोस्फेयर, लिख लिए। ट्रोपोस्फेयर में एक पॉइंट ऐसे बीच में हेडिंग डालना, ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि अब मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सबका डिटेल बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर 0 से 18 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, कि फिर उसके बाद घटेगा, उसके बाद क्या होगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको बताना पड़ेगा मुझे कि बादल बन रहा है तो सर फ्लाइट कौन से स्फीयर में चल रहा है, ट्रोपो में कि स्ट्रेटो में कि मीजो में, ये आपको समझने के लिए इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस और इसका टेम्परेचर पता लगना। इसलिए आप बोलेंगे कभी फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो फ्लाइट कैंसिल क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ कारण है। अब वो कारण जानने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सर उसका क्या लेंथ है, क्या नहीं है, क्या डिस्टेंस है, नहीं है, सब कुछ जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला हेडिंग डालिएगा ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0 to 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर। और ये अप्रॉक्स है, तो सर आप लेकर नहीं बोलेंगे नहीं सर 19 हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर बोला 0 से 18, और 0 से 18 किलोमीटर, और ये अर्थ के सरफेस से है। मान लो अगर है तो अर्थ के सरफेस से, अभी के लिए बस इमेजिन करना, बाकी मैं एक इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा, पूरा दिमाग में इमेजिन करवा दूंगा। मेरे पास तो वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इमेजिनेशन बहुत जबरदस्त करा दूंगा। 0 से 18 हो गया, लिखिए। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा, जो बोल रहा हूँ लिख लेना, फिर समझाऊंगा इकट्ठा। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। मतलब जितना भी स्फीयर आएगा उसमें पहला लेयर कौन सा होगा, ट्रोपोस्फेयर, जो 0 से 18 किलोमीटर तक। पहले लिख लो, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, ऑल वेदर, फिर बोल रहा हूं सब ध्यान देना, वेदर, ऑल वेदर फिनोमिना, ऑल वेदर फिनोमिना is related with troposphere. All weather phenomena is related with troposphere. ठीक है? दूसरा पॉइंट उसी में,
ऑल विंड सिस्टम, आप लोग को पता है ना हाथ कैसे नहीं रखना है, दूसरा लिखिएगा ऑल विंड सिस्टम एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ऑल विंड सिस्टम एंड क्लाउड फॉर्मेशन लिखिए happens in troposphere, happens in troposphere, all wind system and cloud formation happens in troposphere. हो गया? अब कुछ पूछना है उसको ध्यान से देखते हैं कौन बता देता है, जो बता दिया पक्का इनाम मिलेगा, डेट मैं तय करूंगा, ठीक है। चलो कितना डिस्टेंस मेरे साथ रिपीट करना, कितना डिस्टेंस है 0 से 18, गुड। मैं एक आपको डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन आता है और मैं इसमें वही डायग्राम आपको चुपचाप बना के आ जाएगा आपको, जबरदस्त है वो। बहरहाल अभी आते हैं, देखिए 0 से 18 किलोमीटर है, अभी के लिए जो समझाना है वो आप पहले दिमाग में समझिए, ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, ठीक, गलत बनाया सही बनाया, सही बनाए, हम इमेजिन नहीं करते हैं बचपन से, ये अंग्रेज का देन है, मैंने बताया था आपको कि हम ईस्ट इधर ही क्यों मानते हैं, वेस्ट उधर क्यों, अंग्रेज का काम है, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ईस्ट एरा हमारा, वेस्ट एरा, नॉर्थ एरा, साउथ एरा, लेकिन अंग्रेज हम पे इतना ज्यादा फोर्स करके गए, वो अपने हिसाब से मान के चले गए कि ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, वो अपने हिसाब से, हम आपके हिसाब से क्यों माने। लेकिन सर अभी इस बात पे डिस्कशन शुरू हुआ है और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नॉर्थ और साउथ मानना पड़ेगा और ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि इस पे मुहिम, रिसर्च और बिल दोनों काम चल रहा है साथ साथ। बहरहाल अभी एग्जाम निकालने के लिए जो मानते हैं वही मानेंगे। सुन पा रहे हैं आप? मुझे बताइए इसमें इक्वेटोरियल डायमीटर कौन सा है, जिससे पूछे वही बताएगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा, अगर ज्यादा तेज बन रहे हैं तो चुपचाप भाग जाइएगा। इसमें मैं पूछ रहा हूं, मतलब मैं नाम भी दे देता हूं, NSWE, इसमें इक्वेटोरियल डायमीटर कौन सा होगा, जिनको पता है वो हाथ खड़े करें। एक बार और पूछ रहा हूं, कहीं आपको नहीं हुआ हाथ उठा पाए होंगे, फिर से पूछो, जिनको पता है वो हाथ खड़े करें। ठीक है, आप ही बताइए। नहीं आपके पास से पहले बोलो। हाँ हाँ, WE, ये इक्वेटोरियल डायमीटर होगा, सबका ये आंसर है ना, ठीक है। तो सर इक्वेटोरियल डायमीटर का लेंथ जिसको पता है वो हाथ खड़े करिए। आज सुबह में मैं पूछ ही लिया हूं एक बार, फिर पलटने के लिए भी बोल ही दिया था। तो मैंने बोला था अप्रॉक्स 12,756, और ये कौन सा है, पोलर डायमीटर हो गया, जाहिर सी बात है। इसका कितना है, 14 पॉइंट समथिंग, 12,714 मान लेते हैं। क्लियर सर? इधर जो पूछने वालों समझना, देखते हैं किसका दिमाग चित्रण में फील हो रहा है या नहीं हो रहा। कसम से बोल रहा हूँ, पूरा दिल से, कसम कसम सर, जो सही बता उसको इनाम मिलेगा। और मुझे रटा रटा आंसर नहीं चाहिए, लॉजिक चाहिए कि आपके दिमाग में वो पिक्चर बना है कि नहीं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फिर से बोल रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण जानते हैं, ग्रेविटी, ध्यान से, ग्रेविटी अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेटर, तो इक्वेटर एक लाइन है, मैं जो बोल रहा हूँ अगर ये लाइन है, इक्वेटर हो गया। अगर उसके बावजूद ये जो हो गया, ये पोल का पॉइंट हो गया सेंटर, और ये दोनों मान लो इक्वेटर का हो गया, मान लो अभी। तो आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होगा कि इक्वेटर पे ज्यादा होगा। जिसको पता होगा वही मुंह खोलेगा, और मैं बता रहा हूँ लॉजिक के साथ बताना होगा, अन्यथा पैसा आपसे मैं लूंगा। क्लियर है? क्योंकि क्या बोला, पैसे की अभी बहुत। अब मुझे फिर से लास्ट में पूछे, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा पोल पे होगा कि इक्वेटर पे होगा, ये आपको बताना है। लॉजिक जो बताने के लिए रेडी है वो हाथ खड़े करें। ठीक है, चलिए आप ही बताइए। पोल पे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो सही तो बता ही रहे हो आप, गलत नहीं बता रहे हो। हाँ आप बताइए। जी का मान ज्यादा होगा। तो वही तो पूछ रहे कि जी का मान वहाँ ज्यादा क्यों, कहाँ पे ज्यादा होगा, पहले ये तो बोलो। ध्रुव पर। अच्छा ध्रुव पर नहीं, पोल पे बोलो ना, अभी के लिए पोल पे बोलो। अभी मैं पोल ही ऑप्शन दिया हूँ। गोल को घुमाने हैं, गोल घुमा लेते हैं ना सर, आपको पता है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है हम, आपको पता नहीं। चलिए
वहीं पे बोले तो नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो सर इसका आंसर वैसे सही था, मतलब गलत नहीं था, डिस्टेंस कम है अगर देखा जाए तो एक आदमी जो, इसीलिए मैं डिस्टेंस पूछा हूँ क्योंकि 12,756 ये इक्वेटोरियल है, तो जाहिर सी बात है अगर 12,756 किलोमीटर गए हो तो आपकी ऊर्जा कम हो ही जाएगी उसके तुलना में जब आप 12,714 किलोमीटर चले हो। मतलब अभी के लिए समझने के लिए, यानी कि कोई आदमी पैदल 12,756 किलोमीटर चला और कोई आदमी 12,714 किलोमीटर चला साथ में, तो सर ज्यादा थकेगा कौन? 14 वाला काहे को मोटा था? नहीं, सिंपल सी बात है, कितना भी हो तो उसकी एनर्जी तो कमी होगी। क्यों? क्योंकि 12,756 किलोमीटर है। अभी के लिए मैं ये लॉजिक बस बता रहा हूँ, तो सर नोट करके ये पहले बनाइएगा, डिस्टेंस लिखिएगा और दोनों को पॉइंट आउट खुद से करिएगा, इक्वेटोरियल डायमीटर, पोलर डायमीटर, और तब नीचे नोट करके पॉइंट लिखिएगा जो मैंने कहना चाह रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का क्लास कोई अगर जानते बुझते छोड़ रहे हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका नंबर या रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए क्लाइमेटोलॉजी मत छोड़िएगा, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे कोई एग्जाम। बना लिए? ये भी लिख लेना, क्योंकि इससे रिवीजन हो जाएगा कि इक्वेटोरियल डायमीटर ऐसा लिख लेना, ग्रेटर देन क्या? पोलर डायमीटर। ये सब बताया हुआ है, तो रिवीजन अपना करते रहो। नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट करके पहला पॉइंट, ग्रेविटी का इंपैक्ट, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी का स्पेलिंग लीजिएगा ना, ग्रेवी मत ले लीजिएगा, ग्रेविटी बोला हूं, GRAVITY। ग्रेविटी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पोल पे होगा। Because of polar diameter is shorter than equatorial diameter. Because of polar diameter is shorter than equatorial diameter. So gravity will be comparatively high on North Pole and South Pole. So gravity will be comparatively high, तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि हाई होगा, मतलब तुलनात्मक रूप से। और मैंने पहले बोला था ज्योग्राफी में रिजिड मत हो जाइएगा कि नहीं सर ऐसा ही, मैंने बोला ज्योग्राफी में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, इमेजिनेशन ज्यादा चलेगा। कंपैरेटिवली हाई ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ में तो आ ही गया होगा? गुड। अब आपसे एक क्वेश्चन लास्ट पूछूंगा और आज का क्लास यही रखूंगा। बोर तो नहीं हो रहे? क्लास खत्म। अब ध्यान समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से। एक ऐसा एयर है, प्लीज इसको इधर मतलब बोले ना, इमेजिनेशन करना, रटना कुछ है ही नहीं, रटना है ही नहीं, इमेजिन करना, मजा आएगा। एक हॉट एयर है, गर्म एयर, जैसे अभी है गर्मी तो बाहर का जो हवा चलेगा गर्म हवा होगा, अरे है ना। और एक हवा ठंड में, उसमें भी जो हवा चले तो भी पता चलता है वो कि कमर से नीचे से कहीं से भी अगर हवा आया उसके बाद समझ में आता है कि क्या लगता है। तो आप इमेजिन करो गर्मी में आपको अभी जस्ट ठंडी से पास आउट हुए हो और अभी आप आए गर्मी में। हॉट एयर, फिर से पूछूंगा वही बताना, और कोल्ड एयर, दोनों एयर आपके सामने, ये मेरे हथेली पे, दोनों को राइज कराना है ऊपर। प्लीज आराम से सोच समझ के बताएं, दोनों में सबसे ज्यादा राइज कौन करेगा? हॉट एयर या कोल्ड एयर? जिन्होंने होता हॉट एयर हाथ कर रहे हो। अब सवाल उठता है क्यों? हॉट एयर हल्का होगा, ये किसी ने बोला है, अच्छा बोला है। देखो जो भी है, अब हॉट एयर यहाँ पे प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक ही बार बताऊंगा, पीछे आपको बाद में ना बोलोगे 3 दिन में सर उस दिन जो बताए अभी बुझाया है और अभी हमको बताइए, हम नहीं बताएंगे। इसलिए बोल रहे हैं आपको पहले ही से इमेजिन इसमें करना है, कुछ चीजें इमेजिन करके आपको समझना पड़ेगा। भारी क्यों है, हल्का क्यों है, वजन से भारी हल्का है कि कैसे हल्का फुल्का है, वो सब कुछ बता रहा हूँ। इसीलिए सब ध्यान से समझो। जो गर्म एयर रहेगा, लेट से आप अपने हाथ में थोड़ा पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल गायब हो जाता है, एकदम डिसअपियर हो जाएगा वो,
ठीक, इसको थोड़ा बर्फ डाल तो गायब हो जाता है। अब फिर से पूछ रहा हूँ, जब हॉट एयर होगा वो हमेशा हल्का होगा और जो कोल्ड एयर होगा वो हमेशा भारी होगा तुलनात्मक रूप से। तो जब भी कभी आग की लपेटें अगर निकलती हैं तो उसका हवा जो अब मैंने बोला लेयर बाई जो चलते जाता है धुआं, वो काफी तेजी से निकलते चला जाएगा। लेकिन जब कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर कौन सा होगा, अगर आप आग लगा हुआ है और आपने पानी बाल्टी से मार दिया तो कम से कम उस एयर को थोड़ा सा तो ठंडा बनाया आपने, तो वो उतना तेज जाएगा, या जो जल रहा है वो ज्यादा तेज ऊपर जाएगा, जो जल रहा है वो ज्यादा तेज जाएगा। इसलिए पहले ही पॉइंट बता देता हूँ, हॉट एयर ज्यादा राइज करता है क्योंकि वो हल्का होता है और कोल्ड एयर कम राइज करता है क्योंकि वो भारी होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर ग्लास, अभी आप फ्रिज का पानी निकालो, ग्लास में ठंडा पानी या बर्फ रख दो, तो ग्लास के बाहर देखोगे क्या कि पूरा का पूरा पानी पानी हो गया। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? तो ग्लास के बाहर पानी पानी हो गया। अब लॉजिकली क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच के देखो, मुझे बताना ईमानदारी से, गर्मी के समय में अभी में अगर हॉट एयर राइज कर रहा है और उसमें पॉइजनस गैस है तो ज्यादा ऊपर तक वो लेके जाएगा कि कोल्ड एयर लेके जाएगा? मतलब जो एयर गर्म है वो पॉइजनस है, ठंडा एयर भी पॉइजनस है, लेकिन ज्यादा ऊपर तक लेके कौन जाएगा, गर्म वाला या ठंडा वाला? गर्म वाला। अब बैलून जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा, है ना? और इंसान भी जितना हल्का होगा उतना ही ऊपर जाता है। और ये आप पढ़े भी होंगे, इंसान अपने आप को जितना हल्का रखे, जिसके पास ईगो बहुत ज्यादा ना, अपने आप को इतना भारी कर लिया है तो सक्सेस होगा नहीं, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, और जो सिंपल हल्का है कोई बात नहीं, नहीं पूछा क्या हो गया, आईएएस बनना है, किताब होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, बात करना, हल्का है वो, उस पर बोझ नहीं है, वो ऊपर जाएगा। इसलिए सक्सेस होने के लिए भारी होना जरूरी है कि हल्का होना जरूरी है? हल्का रहिए और सिंपल रखिए, अपने आप को ईगो से दूर रखिए, तो कचरा उचरा से दूर रखिए, मनुष्यत लोगों से दूर रखिए, जैसे मनुष्यत आप लोग फैला रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लियर आएगा? तो सर हॉट एयर विल राइज मोर, कोल्ड एयर विल राइज लेस, क्लियर है तक? चलो अब नोट करके पहले पॉइंट लिखो, नोट करके कुछ पॉइंट लिखवाए हो क्या? लिखवा दिया ना, ग्रेविटी का रोल ज्यादा होगा। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा चलो, बताने से पहले एक और क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन पूछ के ही मजा आएगा। इधर देखो, ये रहा इक्वेटर, ये रहा पोल। इतना तो पता ही होगा कि पोल पे गर्मी होता है, कहने की बात ही नहीं है। मैप और दिमाग में है ना? अरे बहुत दिन हो गया, मैप देखो यार, देखो थोड़ा, देखो ये आर्कटिक ओशन दिख रहा है आपको? पक्का मजा आ गया यार। और एक नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ अंटार्कटिका, ऊपर भी बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक, अब आप क्लियर कट बताओ, जो देश इसके करीब होगा वहां ज्यादा ठंडा होगा कि नहीं होगा? हम सर देख रहे हो इंडिया वाले एकदम सही जगह पर है, थोड़ा ही नीचे रहते थे अंटार्कटिका वाले, इधर भी गर्मी ऐसे भी गर्मी लगता है ना, ठंडी लगता है, इधर भी रहते तो ठंड, उधर भी रहते तो ठंड। सर हम ऐसे जगह पे है जहाँ 6-6 को 7-7 को सीजन हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात आपको समझाने के लिए है, अभी समझिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ए रहा पूरा का पूरा अगर इक्वेटर, तो सबसे ज्यादा गर्मी पोल पे होगा कि इक्वेटर पे होगा? इतना तो आप भी सुने ही होंगे, ये छोटी सी बात है, अगर लॉजिक नहीं भी पता होगा तब भी सीधा देखिए। तो मैप पे अब हटा के वही इमेजिन करना, ये रहा पूरा इक्वेटर, जो कंट्री इक्वेटर के आसपास रहेगा वहां ठंडी ज्यादा पड़ेगा, ठीक, गर्मी पड़ेगा ना, ठीक। अब गर्मी पड़ रहा है, अब आपको इमेजिन करते जाना है कि अगर इक्वेटर पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, अब आप मेरा प्रोसेस से स्टार्ट करो, जो मैंने बोला था कि कौन से कौन तारीख के बीच में सनलाइट नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा, अरे बताया तो था। और कौन से समय में 2 बार इक्विनॉक्स, याद है कि 2 बार इक्वेटर पे रहेगा, तो सनलाइट अगर 2 बार इक्वेटर पे रहेगा, सर जाहिर सी बात है कि पोल से ज्यादा गर्मी तो सर इक्वेटर पे ही होगा, अरे है ना? और जब मैंने बोला था ज्यादा गर्मी तो ज्यादा इवापोरेशन, अरे ज्यादा वाष्पीकरण, और ज्यादा वाष्पीकरण बादल फॉर्मेशन, और बादल फॉर्मेशन बारिश होगा, अरे है ना? अरे बोलो ना। तो सर दिमाग में अब आपका अलग अलग पॉइंट्स चलता शुरू इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि अब आने वाला है इसका नेक्स्ट पार्ट, नोट करके फिर पहला पॉइंट लिखिए, तब इसके बाद आगे लिखिए। पहला, हॉट एयर विल राइज मोर,
विल राइज मोर। और ठंडा एयर क्या है, भारी आदमी इस चाहेगा कि बैठे, हमको चला नहीं हो रहा है, हमको चलवाओ मत, बैठा के काम जितना करने का। तो जो ठंडा, यानी कि जो ठंडा को ऐसे इमेजिन कर लो कि जो भारी आदमी है, मान लो 410 पाउंड का है या 510 पाउंड का है, 100 से भी बड़ा है मान लो, समझ पा रहे हो। एक इस बार मूवी को मिला था, एक मूवी को ऑस्कर अवार्ड, उसमें एक मूवी था इधर दी ब्लू व्हेल करके ही मूवी था। उसमें आदमी इतना मोटा है कि सर आप देखो तो आप डर जाओगे, उसको ऑस्कर मिला है इस बार की। सुन पा रहे, ब्लू व्हेल नामी है सर। वो खा लेता है ना, मरने वाला होता है, तो उसको देह पे 3 आदमी कूदता है तो उसके खाना बाहर निकलता है, आप समझ पा रहे। और उस मूवी को ऑस्कर मिला है, 1 नहीं 2 2 3 3। फिर से पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हॉट एयर विल राइज मोर, उसके बाद लिखो कोल्ड एयर वांट्स टू सेटल डाउन, एंड कोल्ड एयर वांट्स टू सेटल डाउन। ठंडा एयर चाहेगा कि हम ज्यादा ऊपर नहीं, आराम से रहे, यही रहे, क्योंकि भारी आदमी नहीं पड़े, ज्यादा सोया रहे, वैसा ही लेजी बने रहे। हॉट एयर विल राइज मोर, कोल्ड एयर वांट्स टू सेटल डाउन। कोल्ड एयर चाहेगा कि अपने आप को सेटल डाउन करके रखे। हो गया, आगे लिखो। सेटल डाउन का स्पेलिंग नहीं लिखने आता है क्या, गजब आदमी हो आप। सेटल डाउन इतना बेसिक चीज है। आगे लिखो नेक्स्ट। हॉट एयर विल राइज, कोल्ड एयर विल वांट्स टू सेटल डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बिकॉज, इसी में बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर, लाइटर हल्का हल्का, hot air is lighter and cold air is heavier, मतलब heavy, heavy, H-E-A-V-I-E-R, cold air is heavier। हो गया। अब एक और चीज जो आपको पहले पढ़ा दिया हूँ, अर्थक्वेक पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, अच्छे से पढ़ाया था। मैंने उसमें पी वेव एस वेव का जिक्र भी किया था। मैंने उसमें बोला भी था कि पी वेव पहले पहुंचेगा कि सर एस वेव पहले पहुंचेगा, ये मैंने आपको बोला भी था, ठीक है। मैंने आपको उसमें शैडो जोन भी पढ़ाया था कि पी का शैडो जोन ज्यादा होगा कि एस का ज्यादा होगा, ये सब जाकर आपका काम है, आप करते रहे रिवीजन। अब मैं फिर यहाँ से पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपसे बस यही क्लास आज खत्म करूँगा यहीं पे। तो आपसे पूछना ये है कि आप मुझे बताइए, अभी मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के फीचर्स में क्या क्या लिखवाया हूँ जरा एक बार देखो खाली। वेदर वाला लिखवाया हूँ, विंड वाला और क्लाउड का फॉर्मेशन वही होगा। यानी कि अगर ट्रोपोस्फीयर है 0 से 18 किलोमीटर, तो एक बात तो तय है, फिर से समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के। एक बात तय है सर कि ट्रोपोस्फीयर में हवा अगर विंड और वेदर भी लिखा हूँ, वेदर और वेदर का मीनिंग क्या है, कभी भी अभी धूप है फिर बारिश हो गई, अचानक से हो सकता है हवा इतना तेज चला कि दिमाग खराब हो गया। आप मुझे बताइए क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कभी भी बारिश हो जाए, धूप हो जाए या हवा आने लगे, उसमें कभी भी फ्लाइट को ले जाना चाहेंगे क्या आप? ले लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है फ्लाइट को आप उसी स्फीयर में चलाना चाहेंगे जहाँ पे थोड़ा सा क्या हो, एक बैलेंस्ड टाइप का समय रह रहा हो, मतलब कि एक ऐसा फेज रह रहा हो जिस समय बहुत ज्यादा हवा या धूप या ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ना हो, फ्लक्चुएशंस कम हो, डिस्टर्बेंस कम हो, कंटिन्यूटी एक टाइप की चीजों का ज्यादा हो, ऐसा नो। तो एक बात तो तय है कि सर ट्रोपोस्फीयर में तो फ्लाइट नहीं चलाएंगे। क्लियर है? तो मैं अभी आपको ही बता रहा हूँ कि नहीं चलाएंगे, उसका कारण जिस तरह से आपको पढ़ाया था वहां पे सबसे पहला कि सर लिथोस्फीयर बताया, लिथो के बाद एस्थेनो बताया था ना, याद है सर? वो अलग स्फीयर वाला है और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आकाश का पढ़ रहे हैं, वो अलग है, वो जमीन के नीचे का नाम भी उस तरीके का है। ये मत समझना सर वहां पे पढ़े, यहाँ पे भी आएगा मीजोस्फीयर। अब सर धरती के नीचे, वहां पे अर्थ इंटीरियर चैप्टर का नाम है, तो जो बोल रहे हैं वो अर्थ के नीचे जा रहे हैं, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। दिमाग में रहेगा क्योंकि नाम आएगा सेम। अब वहां पर मैंने बताया आपको लिथोस्फीयर, आप मुझे बताइए एक मैंने पढ़ाया था CMRGL, किसको याद है? हाथ खड़े करो। CMRGL डिसकंटिन्यूटी याद है? बताइए जरा। L for लेहमान, डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी था जो ये प्रूव कर रहा था कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ नहीं है, क्योंकि कहीं सॉलिड कहीं लिक्विड है, इसलिए उसका मूवमेंट। ये सब रिवाइज करके रखा करिए आप लोग। आपको सब नहीं आता है क्या? अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे।
चलिए लिखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए जरा, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था ट्रोपो, उसमें लिखिए दूसरा मतलब दो फीचर लिखवाया था ना मैंने, उसमें दूसरा या तीसरा फीचर लिखो। क्या क्या लिखवाया था, पहला बोलो, वेदर फॉर्मेशन लिखवाया था, मतलब कि वेदर का इसमें काम चलता है ट्रोपोस्फेयर में, और क्लाउड फॉर्मेशन और विंड का बात बोला था। थर्ड पॉइंट लिखो उसमें, ड्यू टू हायर टर्बुलेंस, हायर टर्बुलेंस, टर्बुलेंस की स्पेलिंग यहां लिख देता हूं, ड्यू टू हायर टर्बुलेंस फ्लाइट, कॉमन है ना, फ्लाइट ये फैलाई गई, ड्यू टू हायर टर्बुलेंस फ्लाइट doesn't fly, flight doesn't fly, एकदम बेसिक्स, एकदम सिंपल ठेठ भाषा में, फ्लाइट doesn't fly in troposphere। हो गया? अब एक पॉइंट लिखना है अपने नेक्स्ट पेज पे, एक तरफ लिखना शॉर्ट वेव, एक तरफ लिखना लॉन्ग वेव, एक तरफ लिखना शॉर्ट वेव, एक तरफ लिखना लॉन्ग वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जैसे मान लो आप सुने भी होगा कहीं, 12th में जो लोग साइंस पढ़े होंगे तो होगा ही, या 10th में भी रहता ही था। मान लो कार में ले आया, कार ले आके पूरा धूप है, जबरदस्त धूप में लगा दिया, आपको पता है स्पॉट डेथ हो गया। जैसे कार धूप में लगा हुआ है, आप खोले, आप अंदर गए, आप बैठे रहे, जस्ट आफ्टर मतलब 5 to 10 मिनट्स के बाद उस आदमी का स्पॉट डेथ हो गया। उसका कारण बताऊंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अधिकतर बार लोग ये बात समझते नहीं है, इसीलिए उस समय पता चलता है कि कौन से बड़े गाड़ी या कैसी गाड़ी लेनी चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको पता नहीं चलेगी। इंडिया में इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि इंडिया में जान की कीमत नहीं है, इंडिया में इंसान की कीमत नहीं है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे की कीमत है। इंडिया में लोग वही गाड़ी खरीदेंगे जो माइलेज अच्छा दे, अब ब्रेक मारे तो हे माए सो हो माए हो जाए, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अरेंज कर लेगा, प्लाटिना ले लेगा, वो ले लेगा कि एक बार अगर तेज में चला रहे, अब ब्रेक मारा तो सर उसको छिटाना चाहिए। सेफ्टी के साथ इंसान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन उसको सस्ता चाहिए माइलेज वाला। सुन पा रहे हैं? कार में क्या होता है कि जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, जो कांच होता है, वो हर गाड़ी का कांच डिफरेंस होता है। अब अगर मान लो आप गाड़ी लगा के और आराम से चले गए हैं कहीं पे, 3 चक्का वाला गाड़ी है, सनलाइट आ रहा है कॉन्टिन्यूअस आपके शीशे से, 4 चक्का बना देते, नहीं तो ऑटो सोच लो, ठीक है। अब मान लो कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और पूरा शीशा क्लोज है कार का, आपके शीशा पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोज है। बहुत लोग ब्लैक कांच लगा लेते हैं, जो कि बाद में बैन कर दिया गया कि ब्लैक कांच कोई नहीं लगाएगा। उसके पीछे कारण ये था, ब्लैक का काम ये होता है कि सर सीधा का सीधा रेडिएशन लेता है, अपने से निकालता नहीं है। बहुत लोग को लगता है कि कांच का शीशा इसलिए बैन कर देगा क्योंकि बहुत लोग उसके अंदर खुफिया या गलत काम करते हैं, या फिर कुछ लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं शराब वराब, इसलिए। अरे सर उससे ज्यादा कारण वो डेथ का है, गधे लोग को कुछ पता आता है नहीं। इन्होंने गाड़ी धूप में लगा दिया, पूरा लाइट सनलाइट का पूरा अंदर आ गया और निकला है ही नहीं बाहर, और गाड़ी का ऐसा टेम्परेचर हो गया है कि आपने जैसी खोला, बैठे 15 मिनट तक मामला निपट गया आपका। और वो इतना पॉइजनस है कि गलती से भी अगर ओजोन का उस समय हीट का 1% भी चांस है, हो जाता था डेथ। क्योंकि ब्लैक का काम क्या है? अरे ब्लैक का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ अवशोषित करना, वो रिलीज नहीं करता है। इसलिए गर्मी में आप ब्लैक कभी पहनिएगा नहीं। फिर कुछ मूर्ख लोग फिर भी स्टाइल के बनाने के लिए पसीना पसीना, लेकिन करिए पहन के जाएगा पार्टी में, क्योंकि सर लाइट आ रहा है। व्हाइट क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि व्हाइट पहनेगा तो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी होता है, जितना लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपको गर्मी कम लगेगी। कुछ समझ में आ रहा है? अब सर शीशा ब्लैक, पूरा लाइट ले लिया, लेकिन इसमें 2 तरीके का वेव होता है, इसलिए मैंने लिखा एक शॉर्ट वेव और एक लॉन्ग वेव। कुछ बुझा रहा है? और सर खतरनाक होता है शॉर्ट वेव, बहुत ही खतरनाक। अब आप मुझे बताइए, जब अभी जमीन गर्म होगा, जो अभी हो रहा है, शाम में बहुत लोग जाएंगे समुद्र के किनारे। अब जब जमीन गर्म हुआ है तो धीरे धीरे इवापोरेट भी तो करेगा,
अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जमीन के गर्म होने के बाद जो वेव ऊपर जा रहा है वो शॉर्ट वेव है कि लॉन्ग वेव है, वो पूछा जाएगा। क्या आप बोल रहे हैं? अब सर शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जब भी हम बोल रहे हैं तो दो चीजें हमें रखिएगा। क्या सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये होगा, लेकिन आप फिर बोल रहा हूं, इधर देखो, एक वेव ये है, आप लोग डिसाइड करना, ऐसे गया ये, ठीक है, और एक वेव मैं दूसरा ड्रॉ करता हूं जो आपको बताना है। सेम ऐसा ही है, ये है सेम वेव है, इस वेव को मैं ऐसे बना दिया, वेव सेम है, क्या सुन रहे हैं आप? तो आप मुझे बताइए किसका स्पीड ज्यादा होगा, एस का कि एल का? फिर तो सोच के कारण बताऊंगा, कारण पूछूंगा, यही पे अधिकतर फंसता है सब, इसको निपटा के काम खत्म होगा। अच्छा आप लोग को बोरियत लग रहा है तो बोल दो, अब फिर पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम, एल वेव या एस वेव का स्पीड ज्यादा हो? दोनों का ग्राफ आपके सामने है, दोनों का पिक्चर आपके सामने है, तो ज्यादा तेज ये वाला भागेगा कि ज्यादा तेज ये वाला भागेगा? जिनको जिनको लगता है एल भागेगा हाथ खड़े करे। हाथ खड़े करने में क्या जाता है? जिनको एस लगता है हाथ खड़े करे। हाँ जिनको लगता है सर आप बता दीजिए, वो यहाँ से जाएं। अब देखिए ध्यान से, आप खुद पहले कॉमन सेंस से सोचो, इधर देखो, ये पढ़ा चुका हूँ यार आपको, कब? सॉलिड लिक्विड गैस जब पढ़ा रहा था ना आपको, मैंने बोला था कि एक आदमी जो सीधा जा रहा है मंदिर और एक आदमी नचते नचते जा रहा है, पहले कौन पहुंचेगा? तो सीधा जा रहा है। अरे देखो ना, अगर आप इस रोड पे साइकिल चला रहे हो तो आपको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, लेकिन एक वेव को कंप्लीट करने के लिए तो इतना चलना पड़ेगा आपको। आपको क्या लग रहा है ये लंबा टांग पठार के तब ये बाहर चल गया? अरे भाई आप समझो ध्यान से, जितना में ये एक कवर करेगा उतना में ये तब तक एक ऑलरेडी उसका ये पूरा कवर कर लिया रहेगा। तो इसका डिस्टेंस देखना है, ना कि इसका आपको वाइड विड्थ देखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जरा ध्यान से समझो। इसीलिए देखना, जो एक खरगोश है वो सबसे ज्यादा तेज क्यों दौड़ता है? उसका स्टेप छोटा होता है लेकिन मल्टीपल टाइम्स होता है। अरे समझ पा रहे हो? और उससे बड़ा बहुत सारे जानवर, लेकिन वही कहानी सुनने की होगा, खरगोश का होगा कौन था? बोलो ना, कछुआ। इधर देखिए, तो कहने का मीनिंग क्या है, ए सर आराम से एक बार में कवर कर लेगा, इसको पूरा डिस्टेंस पे टाइम लगेगा ना जी, फिर इसको अभी डिस्टेंस पे टाइम लगेगा। तो इसीलिए दिमाग में समझा इसलिए रहा हूं, क्योंकि अधिकतर कोई को लगता है अच्छा लॉन्ग वेव बोला है ना, तो लॉन्ग वेव जब बोले तो हम क्या समझना आपको, मतलब हमको डिस्टेंस से ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो टाइम भी हमको ज्यादा लगेगा, इसलिए स्पीड उसका कम जनरली हो जाएगा। तो सर जहां लॉन्ग वेव जहां शॉर्ट वेव दिखे हैं, शॉर्ट वेव में पहला पॉइंट लिखिए, और अपने सहूलियत के लिए ये ना कृपया करके बना लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, इमेजिनेशन जो करा वो करा लीजिए, कर लीजिए। शॉर्ट वेव में लिखिए स्पीड इज फास्ट, लॉन्ग वेव में क्या लिखो? स्पीड इज वेरी फास्ट, लिखो स्लो, स्पीड इज स्लो देन एस वेव। हाँ शॉर्ट वेव लिखना, शॉर्ट वेव लिखना, एस मत लिखना, शॉर्ट वेव लिखना। तो समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट वेव। अब मुझे बताओ, इधर पृथ्वी गर्म हो गया है, शाम में अपना एयर पूरा का पूरा गर्म रिलीज कर रहा है, तो हॉट हुआ है, तो हॉट एयर राइज करेगा, अरे है ना, लेकिन अभी जितना राइज कर रहा होगा उतना शाम में राइज करेगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी ज्यादा है, ज्यादा राइज अभी करेगा, अभी एयर भी आपको खूब दिखेगा, लेकिन शाम में आपको जो एयर दिखेगा उसका राइजिंग उसके कंपैरिजन में कम होगा नहीं होगा? अरे है ना। अभी मैंने बोला सर ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है कि बहुत तेजी में हो रहा है? ये धीरे धीरे हो रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अभी 12 बजा अब 2 बज गया, अभी जैसे उठ के 4 बज गया, एक पैटर्न वही चल रहा है, सुबह दोपहर शाम, एक पैटर्न टाइम है। ऐसा तो नहीं ना कि 15 मिनट में सर एकदम से क्या हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया, बहुत, वो तो वेदर में हम करेंगे नहीं, हम सीधा वेदर किस पे देखेंगे? क्लाइमेट पे। अरे है ना। तो सर मान लो इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, शॉर्ट वेव अभी ज्यादा हावी होगा कि शाम में ज्यादा हावी होगा? मुझे सोच के बताना। शॉर्ट वेव अभी ज्यादा हावी होगा या शाम में ज्यादा हावी होगा? अब सर सोचने के लिए जो बात बोल रहा हूं उसको ठीक से समझना, शॉर्ट वेव का स्पीड फास्ट की स्लो? फास्ट। स्पीड फास्ट तब होगा जब उसको सनलाइट खूब मिलेगा। अब समझने के लिए आप मुझे बताओ, गाड़ी अभी धूप में रखेंगे तो अभी ज्यादा गर्म होगा कि शाम में ज्यादा गर्म होगा? अभी ज्यादा गर्म होगा, यानी कि शॉर्ट वेव अभी ज्यादा होगा। और समझने के लिए फिर बोल रहा हूँ,
शाम में धीरे धीरे गाड़ी गर्म होगा, इसलिए उस समय शॉर्ट वेव का रोल कम होगा, लॉन्ग वेव का रोल ज्यादा होगा। इधर देखो, और शॉर्ट वेव का स्पीड अगर शाम में रहता तो जितना हीट एक ही बार निकला सब गायब हो जाता और अचानक से ठंडा हो गया। कॉमन से समझो ना कि अचानक से क्या हुआ, उसका स्पीड ज्यादा है ना, अचानक से ऊपर नहीं आ, पूरा का पूरा माहौल ठंडा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए शाम होते होते तक गर्मी धीरे धीरे कम होती है, अचानक से एकदम गर्मी कम नहीं हो जाती है। क्या सुन पा रहे हो? तो अभी के लिए सिंपल ध्यान रखना, आज के क्लास में खत्म कर रहा हूँ। शॉर्ट वेव का स्पीड फास्ट या स्लो बोल के जाओ, फास्ट, और लॉन्ग वेव का स्लो। अब जिसका, अब मुझे इधर बात बताओ, जब ये जाएगा तो सर अभी जस्ट ये पृथ्वी है, इसके सरफेस से अभी हवा उठा और ये लॉन्ग वेव के कारण उठा है, तो लॉन्ग वेव का स्पीड ज्यादा कि कम? किसने बोलो, ज्यादा कि कम? कम। सब जब स्पीड कम रहेगा तो कोई इसको पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है कि नहीं? पकड़ सकता है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा तेज है तो कोई ट्रैप कर सकता है क्या? और इसीलिए शाम का जब लॉन्ग वेव के कारण हीट निकलता है उसको ट्रैप किया जाता है धीरे धीरे। इसीलिए शाम में अधिकतर लोग छत पे तो जाते हैं, लेकिन बेवकूफी ये है कि सबसे ज्यादा गर्मी आपको उसी समय लगेगा, जो कि सबसे बड़ा गलहापंथी है कि शाम में सर छत किस लगे थोड़ा हवा खाने गए, आप देखने गए निहारने हवा खाने, क्योंकि आपको साइंस पता नहीं है। इसलिए शाम में आप कभी भी जब जाएं तो सर जब मैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ाऊंगा उसमें भी बताऊंगा कि शाम में आपको कौन से सरफेस जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए। यहाँ शाम में निकले हैं क्या है, हवा खाने, शाम में हवा पता है, आप तो शाम में कौन हवा देखने जा रहे हो सब पता है, सबको पता है। शाम में आप आराम से एकदम तैयार हुए होकर जा रहे हैं कहाँ, हवा खाने, तैयार हो के हवा खाने की जरूरत है। लॉजिक देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सर जब लॉन्ग वेव का स्पीड कम होगा तो उसको कोई भी पकड़ेगा, और इसीलिए आप देखना शाम के समय में पूरा ना अजीब टाइप का, आहुति टाइप का आपको महसूस होगा, क्योंकि हीट अभी धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, ऊपर निकल रहा है, और वो अजीब टाइप का गर्मी महसूस होगा। वो उस गर्मी से, अभी के धूप से वो अलग होगा उस समय का गर्मी। और लॉन्ग वेव इसलिए क्योंकि लॉन्ग वेव धीरे धीरे जा रहा है और ट्रोपोस्फीयर उसको पकड़ के रख भी रहा है, क्योंकि शॉर्ट वेव रहता तो सीधा तेजी में जाता ना, लॉन्ग वेव है उसको पकड़ के रख भी रहा है, और इसलिए धीरे धीरे रख रहा है। अब धीरे धीरे उसको ठंडा करेगा, और तब रात आएगा, रात से तब सुबह में आपको फिर थोड़ा ठंडा फील होगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉन्ग वेव के कारण हो रहा है कि शॉर्ट वेव के कारण? लॉन्ग वेव के कारण, क्योंकि लॉन्ग वेव उस समय शाम में अर्थ के गर्म होने के बाद धीरे धीरे रेडिएट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और उसको पकड़ना आसान है। फास्ट वेव रहता तो टक से निकलता और सीधा का सीधा मामला निपट जाता। तो सर अभी के लिए बस कंक्लूजन ये है कि लॉन्ग वेव इज मोर फास्टर देन शॉर्ट वेव। ठीक, तो सर फास्टर कौन सा होगा? शॉर्ट वेव। क्लियर है यहाँ तक? नींद से जाग गए हैं? तो सर अभी जो पढ़ाया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। सुन पा रहे हैं? लास्ट में बोल रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, थीम 4 स्टार्ट किया। क्लाइमेटोलॉजी में मैंने क्लाइमेट पे फोकस किया कि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, वेदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ क्लाइमेट को हम बोल रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसके तहत आपको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के कितना परसेंटेज है, नाइट्रोजन का कितना है, ऑर्गन का कितना है, CO2 का कितना है। उसके अलावा हीलियम गैस भी है, बहुत सारा गैसेज है। वो सब गैस इतना हल्का होता है, सही से ध्यान देखो, जितना हल्का गैस उतना ऊपर जाएगा, हॉट एयर विल राइज, लाइटर एयर विल राइज एबव, तो जितना हल्का होगा ऊपर जाएगा। और उसके बाद सर आते हैं नेक्स्ट, मैंने बताया वो सबका यूजेज बताया, स्टेबल बर्निंग बताया, CO2 बताया कि सर उसके लिए कैसे उसका यूजेज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बताया, फिर आपको एसिड रेन का मैंने मामला बताया कि कैसे काम करेगा, क्यों पहली बार नहीं माने। उसके बाद मैंने बोला ट्रोपोस्फीयर, जिसका लेंथ 0 से 18 किलोमीटर है डिस्टेंस, और मैंने अभी सिर्फ ये बोला है उसको फर्स्ट लेयर बोल रहे हैं। उसके अंदर वेदर का बहुत ज्यादा फिनोमिना होगा, एयर विंड कभी भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए उसमें फ्लाइट का इस्तेमाल जनरली हम नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने बताया शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव में बताया स्पीड फास्टर, लॉन्ग वेव स्पीड स्लो। यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोले ऐसा नो, बोल के जाओ जोर से, ऐसा नो सर। मिलते हैं कल कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी जो होमवर्क दिया रिवीजन करके आ जाइएगा, हो जाएगा ना? बोल के जाओ ना, और आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा, इसलिए रिवीजन अभी का अभी करते हैं, जा सकते हैं कल भी।